लोग का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हो कि इसका उद्देश्य आर्थिक सर्वे का, आपसे पहले भी मैं बात कर चुका हूं। हमने पिछले क्लास में 2 चैप्टर किए थे, जिसमें एक तो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, उसकी ओवरऑल स्थिति क्या है, इस पर चर्चा हुई थी। और दूसरा हमने किया था सोशल सेक्टर बेनिफिट दैट एम्पावर्स। ये दोनों चैप्टर इसलिए क्योंकि एक चैप्टर आपका विकास की ज़्यादा बात कर रहा है कि भाई विकास की क्या क्या स्थिति है, या मैंने आपको पहले भी कहा कि इकोनॉमिक सर्वे जो है एक ऐसा दस्तावेज है जो वैसे भी पढ़ा जाना चाहिए। हमने अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें नहीं पढ़ें और कब पढ़ें। कायदे से होना ही चाहिए कि आपको इकोनॉमिक सर्वे रूटीन तरीके से पढ़ते रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई चैप्टर किया, मान लीजिए जीडीपी पे आप एक चैप्टर करते हो, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ इस चीज़ को कि मतलब जीडीपी पे एक चैप्टर कर रहे हो तो उस समय चाहिए ये कि आपने जब वो चैप्टर पूरा पढ़ लिया है तो एक बार जरा देखें इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है। वहाँ से आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी मिलते हैं। जैसे इस बार के सर्वे मैंने आपको बताया कि एक बड़ी अच्छी कोशिश की है संस्थान के द्वारा कि हर चैप्टर पे इन्होंने एक शुरू में ही ओवरव्यू दिया है, प्री कैप जैसा। वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे आंकड़े मिल जाते हैं। तो अपने पिछले क्लास में बात भी की थी कि कैसे इंडिया की जीडीपी किस रेट से बढ़ रही है, जबकि ग्लोबल जीडीपी 3.2 है। इंडिया की जीडीपी अगर आप देखो तो रियल टर्म्स में 8.2 के स्पीड से बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है। हर एक सेक्टर का जीवीए की बात मैंने की थी, वो आपको डेटा ध्यान रहना चाहिए। जैसे मैं जब कृषि पे कुछ लिख रहा हूँ, पशुधन पे कुछ लिख रहे हो, तो आपको अगर जीवीए पता है कि इस गए वित्तीय वर्ष में उसका जीवीए में योगदान कितना था, तो अब सोचिए कितना अच्छा शुरुआत हो सकती है आंसर की। मान लीजिए आप खाद्य प्रसंस्करण पे लिख रहे हो कुछ, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे जो है खाद्य प्रसंस्करण रोजगार में इतना मदद कर रहा है, जीवीए में इतनी उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, इत्यादि इत्यादि। तो वो सब बातें हो चुकी थी। आज जो है हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर के बारे में, और दूसरा तीसरा चैप्टर जो जुड़ा हुआ है वस्तुतः मौद्रिक चीज़ों से। तो दूसरा चैप्टर जो है वो है आपका मॉनेटरी मैनेजमेंट पर कि वित्तीय प्रबंधन क्या है और उससे जुड़ी क्या क्या बातें हैं। तो जो दूसरा चैप्टर है वो है आपका कि मॉनेटरी मैनेजमेंट या वित्तीय प्रबंधन, और जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, जो वित्तीय मध्यस्थ हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई है। इससे पहले मैं इस चैप्टर पे आऊँ, जो लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक बैकग्राउंड देना ज़रूरी है। जी हाँ, एक बैकग्राउंड देना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। जैसे जब हम बात करते हैं वित्तीय संदर्भों की, अर्थव्यवस्था में वित्तीय संदर्भ में 2-3 घटक हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहले तो वित्त क्या होता है ये स्पष्ट होना चाहिए। वित्त क्या कहते हैं? किसी भी प्रकार से धन की उपलब्धता सुनिश्चित करना जब उसकी आवश्यकता हो। ये वित्त की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा है कि फिनांस रिफर टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी व्हेन नीडेड। चाहे फिर आपका अपना पैसा हो, चाहे किसी और का हो, जो आप कर्जा और हिस्सेदारी के रूप में ले रहे हो, चाहे वो पैसा आपने निवेश के लिए लिया हो, व्यय के लिए लिया हो, छोटे अमाउंट में लें, बड़े अमाउंट में लें, तो वो सारे वित्तीय संदर्भ जो है, आप देखो भारत किसी भी देश में वित्तीय संदर्भ के संदर्भ में 2-3 बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। एक तो उस देश का मौद्रिक नीति कैसी है, मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी की क्या स्थिति है, मॉनेटरी पॉलिसी उस देश की। और ये मौद्रिक नीति कौन बनाता है? किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक होता है वो मौद्रिक नीति बनाता है। भारत के केस में ये कौन होगा फिर? आरबीआई।
तो जाहिर सी बात है आपको देखना होगा मौद्रिक नीति। अच्छा, मौद्रिक नीति क्यों महत्वपूर्ण होती है? क्योंकि मौद्रिक नीति के माध्यम से आप मुद्रा की आपूर्ति, या यूं कहे मुद्रा की मांग और आपूर्ति में संतुलन बिठाते हो। अगर मुद्रा की मांग और आपूर्ति में संतुलन रहे तभी हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है। तो एक तो इस चैप्टर में आपसे उम्मीद की आप जो अपेक्षित होता है, जो आप सोच सकते हो, वो ये कि मौद्रिक नीति की क्या स्थिति बन रही है, ओवरऑल भारत में मौद्रिक नीति की क्या स्थिति है, थोड़ा उसके बारे में। और इस चैप्टर के दूसरे हिस्से में जो वित्तीय मध्यस्थ होते हैं, वित्तीय मध्यस्थ कहा किनको जाता है? वित्तीय मध्यस्थ वो सभी लोग होते हैं जो किसी और से पैसा ले रहे हों और किसी और को निवेश उपलब्ध करा रहे हों। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हो, फिर उस पैसे के सापेक्ष किसी को लोन मिलता है और उससे अर्थव्यवस्था की धुरी आगे बढ़ती है। वित्तीय मध्यस्थों में दो बड़े प्रकार होते हैं, एक जिनको आप बोलते हो बैंक और एक जिनको आप बोलते हो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, ये दो बड़े कैटेगरीज होती हैं। तो जाहिर सी बात है दोनों की रिपोर्ट कार्ड देखनी होगी कि बैंक कैसा कर रहे हैं, एनबीएफआई कर रही हैं। बैंक में जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है किसी भी वित्तीय व्यवस्था में, बैंक में जो सबसे बड़ी दिक्कत किस चीज़ की हो सकती है? बैंक का एनपीए बहुत ज़्यादा हो। अगर बैंक का एनपीए बहुत ज़्यादा है, इसलिए एनपीए को हम बहुत इंपॉर्टेंट एक लिटमस पेपर की तरह देखते हैं। अगर एनपीए में कमी आ रही, एनपीए का मतलब जो कर्जा दिया गया है बैंक द्वारा वो उसका सही भुगतान हो रहा है कि नहीं। 90 दिन इसके लिए बेंचमार्क होता है, कृषि के लिए 180 दिन बेंचमार्क होता है। तो एनपीए जो है उसकी, बैंकों में एनपीए की क्या स्थिति है, बैंकों का क्रेडिट फ्लो कैसा है, लोग पैसा जमा कर रहे हैं नहीं जमा कर रहे हैं, क्या स्थिति है, एनबीएफआई की क्या स्थिति है, एनबीएफसीज में पैसा जमा हो रहा है नहीं जमा हो रहा है, कैसा उसका घटक है। तो जाहिर सी बात है ये जो चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे का, ये किसकी किसकी बात करेगा? अगर हमें मौद्रिक प्रबंधन के बारे में जानना है तो ये बताएगा मौद्रिक नीति की ओवरऑल क्या स्थिति रही है, इसके अलावा वित्तीय मध्यस्थों में बैंकों की क्या स्थिति रही है, गैर बैंकिंग संस्थानों की क्या स्थिति रही है, इसके अलावा जो है ये और कुछ चीज़ें हैं जो उसको चिन्हित करेगा। जैसे कि भारत में अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा चुनौती जो है वो किस चीज़ की है, जिसको हम बोलते हैं वित्तीय समावेश। अच्छी खबर है, पूरी दुनिया में अब तारीफ हो रही है कि भारत ने काफ़ी तेज़ी से वित्तीय समावेश किया है। वित्तीय समावेश का मतलब होता है वो लोग जिनके पास अभी अकाउंट नहीं है उन तक अकाउंट पहुंचाना, उनको भी सुविधाएं उपलब्ध कराना, चाहे इंश्योरेंस हो चाहे पेंशन हो। जैसे इंश्योरेंस की चीज़ें हैं, पेंशन की चीज़ें हैं, उनको भी बैंक अकाउंट ओपन कराना, ये सब चीज़ें। और भारत में वित्तीय समावेश के लिए 2015 में हमने बहुत बड़ा प्रयास किया था, जिसको आप नाम देते हो जनधन आधार मोबाइल, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट। तो वो वित्तीय समावेश की क्या स्थिति है उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। जो है माइक्रो फाइनेंस, मतलब छोटे जो लोन हैं उनकी क्या स्थिति है, कहाँ उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं भारत में माइक्रो फाइनेंस को, कि जब तक आप छोटे तबके को लोन उपलब्ध नहीं कराओगे तब तक अर्थव्यवस्था में धुरी आगे नहीं बढ़ती। तो माइक्रो फाइनेंस की क्या स्थिति है, वित्तीय समावेश की क्या स्थिति है, प्लस थोड़ा सा इस चैप्टर में एक बड़ा अच्छा प्रयास किया है भारत ने गिफ्ट सिटी के नाम से। ये गिफ्ट सिटी अहमदाबाद के पास है, जहाँ पर एक तरह से आप ये समझिए कि वो एक स्पेशल जोन है जिसमें भारत का टैक्स सिस्टम नहीं लागू होता, उसका अपना टैक्स सिस्टम है। माना जाता है जैसे कि वो भारत के बाहर की कोई क्षेत्र हो। तो इससे क्या है, हम निवेश आकर्षित कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में क्या है और क्या क्या नवाचार किया गया, इन सब को ये चैप्टर चिन्हित करता है। जहाँ जहाँ मैं कहूँगा वहाँ आपको मैं आपसे अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप उन चीज़ों को कंसिडरेशन भी कर लें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि मेंस में आंसर लिखते समय ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आपके जो भी आंसर्स हैं, जो भी आप लिख रहे हो, उसमें कुछ डेटा हो, कुछ फैक्ट हो। और इकोनॉमिक सर्वे से बहुत अच्छे फैक्ट्स मिलते हैं, जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, जीडीपी वाले चैप्टर के लिए भी, समावेशी विकास के लिए भी, तमाम स्कीमों का नाम इत्यादि। इस चैप्टर में अगर हम देखें तो देखिए चैप्टर ने ओवरऑल यही बात की सबसे पहले कि इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है वो काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। स्टीलर का मतलब होता है ना बहुत बढ़िया प्रदर्शन करना। सो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और हमारा एनपीए काफ़ी नीचे आ गया है। आप सोचो इस समय इंडिया का जो बैंकों का एनपीए है वो करीब 2.8% के आसपास है। अभी कुछ साल पहले ये 11.5% के आसपास था। तो बैंकों की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई, आप कह सकते हो इस तरह से। तो ये चैप्टर उसकी बात कर रहा है। प्लस जो है कैसे कैपिटल, जो भारत का स्टॉक मार्केट है
वो बहुत तेजी से बढ़ा है। पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि भारत का स्टॉक मार्केट बड़ा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, बहुत ज़्यादा लोग निवेश कर रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ने बड़ी मदद की है, क्योंकि बहुत सारे ऐप आ गए हैं, लोगों को जानकारी उपलब्ध हुई है। आजकल आप यूट्यूब के माध्यम से भी लोग, हालांकि चिंता भी है इस बात को लेकर चिंता भी जताई जा रही है, क्योंकि अगर मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और वास्तविक अर्थव्यवस्था वैसा नहीं कर रही, तो क्या होगा, कुछ जो छोटे निवेशक हैं वो खतरे में आ जाएंगे। तो इस बात की चिंता भी जताई गई है। ओवरऑल इंश्योरेंस एक भारत का ऐसा सेक्टर है जिसमें भी बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि अभी भी भारत में इंश्योरेंस, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, स्वास्थ्य का हो, पशु का इंश्योरेंस हो, फसल का भी बीमा हो, इंश्योरेंस सेक्टर अभी इंडिया के लिए प्रॉमिसिंग सेक्टर है, इमर्जिंग सेक्टर है। इसलिए हम एक विजन लेके आए, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। ये आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो कई जगहों पे लिखते समय। तो जो है कैसे इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट बन रहा है इसके लिए, और कैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ओवरऑल काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने यही बताया है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया के अब मौद्रिक व्यवस्था ठीक है, बैंक अच्छा काम कर रहे हैं, बैंकों का एनपीए कम हुआ है, मौद्रिक नीति ने ठीक काम किया है। इसके अलावा जो है कैपिटल फॉर्मेशन, या यूँ कहें कि स्टॉक मार्केट में कैपिटल मार्केट भी अच्छा परफॉर्म करता नज़र आ रहा है। और इस समय हम देखें कि मार्केट में पैसा कितना लगा है, इसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के कंटेक्स्ट में। इंडिया इसमें 5th लार्जेस्ट दुनिया में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरह काम कर रहा है। द इंक्रीज रिटेल पार्टिसिपेशन इन फाइनेंशियल मार्केट, हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर उन्होंने थोड़ी चिंताएं भी जताई है कि अगर इस तरीके से छोटे निवेशक रहेंगे तो वो थोड़ा सा चुनौती हो सकता है, क्योंकि खतरा उनके ऊपर ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा जो है, जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छे से ये चीज़ें दी होती हैं इकोनॉमिक सर्वे में, जिसका आप यूज़ कर सकते हो। आई एम श्योर कि आप सभी जानते हो, लेकिन फिर भी एक मौद्रिक नीति, जो मैंने भी शब्द इस्तेमाल किया, मौद्रिक नीति होती क्या है? मौद्रिक नीति से आशय मुद्रा की मांग और आपूर्ति के संतुलन से होता है, कि आप मुद्रा की मांग और आपूर्ति को इस प्रकार संतुलन करें ताकि जो मुद्रास्फीति है वो स्थिर रहे। और दो तरीके से ऐसा कर सकते हो आप, एक आपूर्ति बढ़ा के, अगर आपूर्ति बढ़ाते हो तो उसको हम बोलते हैं कि आप कैसे हो रहे हो, आप डॉविश हो रहे हो, आप विस्तारवादी हो रहे हो। अगर आप आपूर्ति घटाते हो तो हम कहते हैं आप हॉकिश हो रहे हो या संकुचनवादी हो रहे हो। जब महंगाई ज़्यादा होती है तो केंद्रीय बैंक क्या होते हैं, संकुचनवादी हो जाते हैं। पिछले कई कोविड के बाद से हम देख रहे हैं लगातार पूरी दुनिया में महंगाई बनी हुई है, महंगाई का दौर बना हुआ, क्योंकि कोविड के समय सभी देशों ने बहुत पैसा सिस्टम में डाला था अपने अपने देशों में। हमारे यहाँ 20 लाख करोड़ का अलग से पैकेज आया था। तो इन सब के चलते हम देख रहे हैं 2023-21 से लेकर अब तक लगातार पूरी दुनिया में महंगाई का दौर बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जब महंगाई ज़्यादा होगी तो आप क्या कहोगे, आप कैसे होना चाहोगे, आप डॉविश होना आप हॉकिश होना चाहोगे, आप चाहोगे कि अपनी मौद्रिक नीति को संकुचित करें। तो वो दिख रहा है कि मौद्रिक नीति संकुचित होने की कोशिश कर रही है, और आरबीआई ने अच्छा काम किया है। जो मुद्रास्फीति है उसको लगभग 6.5% पर हम रेपो को रखते हुए लेके आए हैं। हमारे यहाँ मौद्रिक नीति का उद्देश्य ये होता है, 2016 से एक जो नियम है कि मौद्रिक नीति ये सुनिश्चित करेगी कि भारत में इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच में रहे। 2% जो है न्यूनतम और 6% अधिकतम, 4% औसत, इस 2 से 6% के बीच में रहे, एक बात। और दूसरा ये कि ये किसकी बात हो रही, सीपीआई मुद्रास्फीति की। सीपीआई मुद्रास्फीति की दर 2 से 6 के बीच में होनी चाहिए। जब भी मौद्रिक नीति को हॉकिश होना होता है तो उनके पास कुछ विकल्प होते हैं, चाहे वो डॉविश होना हो चाहे हॉकिश होना हो, तो कुछ विकल्प होते हैं। जैसे एक बैंक दर होता है जिस दर पे वो लंबे समय के लिए लोन दे रहे होते हैं, या सीआरआर है, एसएलआर है, आप ये सब रूटीन क्लासेस में पढ़ते हो, सीआरआर है, एसएलआर है। सबसे महत्वपूर्ण होता है रेपो दर। रेपो दर वस्तुतः एक व्यवस्था होती है जिसको आप रीपर्चेज एग्रीमेंट बोलते हो। तो अगर रेपो दर ज़्यादा रखोगे आप तो आगे बैंकों को लोन महंगा, बैंकों को लोन महंगा तो आगे ग्राहकों को लोन महंगा और आपूर्ति कम हो जाएगी। तो रेपो दर को लगातार हम कोशिश कर रहे हैं बढ़ाए रखने की। अगर आप देखें तो इंडिया में रेपो दर फरवरी 2023 से 6.5% पर बना हुआ है। इनफैक्ट हर 2 महीने पर मौद्रिक नीति समिति की बैठक होती है जहां पर निर्णय लेना होता है कि क्या करना है, रेपो दर का बढ़ाना है, घटाना है। तो हम देख रहे हैं 2023 फरवरी से
मतलब 1 साल से ऊपर हो गया अब कि हम रेपो दर को लगभग 6.5 पे बनाए हुए हैं और इसका लाभ भी मिला। तो आप कह सकते हो कि भारत में जो मौद्रिक प्रबंधन है उसमें आरबीआई ने बड़ा अच्छा काम किया है। मौद्रिक नीति अच्छे से बनी हुई है और 6.5% पर वो लोन दे रहे हैं। हालांकि इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आरबीआई को इस बार काफ़ी मुनाफे में रही है। अगर आप देखोगे ओवरऑल आरबीआई मुनाफे में रही तो ज़्यादा डिविडेंड भी दिया उन्होंने। तो ये जो है एक तो ये है कि हाँ 6.5% पे रखा है। एक और चीज़ भी थी जैसे इस बार लगा भी था कि शायद वो सवाल पूछ भी लें, वो पीटी में पर आया नहीं। एक स्पेशल अरेंजमेंट किया गया था इंक्रीमेंटल सीआरआर का। इंक्रीमेंटल सीआरआर अतिरिक्त होता है, सीआरआर के अतिरिक्त होता है, छोटे समय के लिए लगाया जाता है। सीआरआर भी लगेगा और इंक्रीमेंटल सीआरआर भी लगाया जा सकता है। तो चूंकि 2000 रुपए के नोट जब लोग बैंकों में जमा करेंगे तो बैंकों के पास पैसा ज़्यादा हो जाता। ऐसे में बैंक हो सकता था कि उसका दुरुपयोग या लोन देते तो महंगाई बढ़ती, इसलिए अलग से आईसीआरआर लेके आए, इंक्रीमेंटल कैप जिसको आप बोलते हो कैश रिजर्व रेशियो, वो 10% का अलग से लगाया गया। तो जो 4.5% आपका सीआरआर है वो तो था ही, प्लस 10% ये और लगाया गया। ये शॉर्ट टाइम के लिए लगाया गया था क्योंकि 2000 रुपए के नोट जमा हो रहे थे, तो वो उसका भी जिक्र इकोनॉमिक सर्वे ने किया है। और इन सब का फायदा ये हुआ कि हमारा जो मुद्रा गुणक है, एक अर्थव्यवस्था में हम मुद्रा आपूर्ति को 4 घटकों में देखते हैं, बल्कि 5 घटक कहना ठीक रहेगा। वो कौन कौन से होते हैं? M1, M2, M3, M4 और M0 या रिजर्व मनी जिसको बोलते हैं। रिजर्व मनी वो पैसा होता है जो आरबीआई के पास रहता है, और M3 वो है जो ओवरऑल लोग बैंकों के पास सब पूरा डिपॉजिट्स हैं उनको मिलाकर। तो जब जाहिर सी बात है लोगों ने पैसा बैंकों में जमा किया है तो स्वभावतः आप देखोगे कि M3 में बढ़ोतरी होगी, और M3 में बढ़ोतरी हो, M3/M0, इसको आप बोलते हो कि क्या है? मुद्रा गुणक है। तो मुद्रा गुणक M3/M0 जो है उसमें भी बढ़ोतरी, और मुद्रा गुणक का बढ़ना बताता है कि अर्थव्यवस्था अच्छा काम कर रही है। तो ओवरऑल मौद्रिक स्थिति में हमने देखा कि M3 बढ़ा हुआ है और M0 भी बढ़ा है, ये भी अच्छी बात है। M0 इसलिए बढ़ा है क्योंकि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गया। आपने फॉरेक्स वाले चैप्टर में पढ़ा कि हम $640 बिलियन के का हमारे समय पास विदेशी मुद्रा भंडार है, $640 बिलियन के आसपास। तो ये जाहिर सी बात है, इतना ज़्यादा जब फॉरेक्स रहता है तो हमारा M0 में थोड़ी बढ़ोतरी होती है। तो हम देख पा रहे हैं कि ओवरऑल जो है मॉनेटरी पॉलिसी ने ठीक काम किया है, मनी मल्टीप्लायर हो रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो है यहाँ पे अभी आपको डेटा याद, मैं नहीं कह रहा इतना डेटा याद रखिए, बट मोटा मोटा वैसे भी कोई बहुत फर्क तो आता नहीं है। भारत में मनी मल्टीप्लायर 5 के आसपास रहता है, इसलिए अक्सर मैं क्लास में एग्जाम्पल में 20% का देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। 5 के आसपास रहते हैं। तो भारत में पिछले साल अगर हम देखें 5.2 था, इस बार बढ़ के 5.4 दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा आप कह सकते हो कि अर्थव्यवस्था में प्रगति का दौर दिखा है ओवरऑल। बैंकों की जो लिक्विडिटी सिस्टम है वो एक इन्होंने जरूर चिंता की बात थी। पीछे बैंकों के पास अपनी तरलता की कमी आ रही थी, क्योंकि लोग जो है कहीं ना कहीं जब बैंकों के पास अपने पास तरलता की कमी आने लगे तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं पैसा डाइवर्ट हो रहा है, पैसा डाइवर्ट हो रहा है। उस चीज़ की चिंता भी इन्होंने जताई है कि बैंकों के पास अपनी लिक्विडिटी थोड़ी कम हो रही थी, लिक्विडिटी कम हो रही थी, और ये एक चिंता का विषय जरूर रहा। लेकिन वो सिचुएशन थोड़े समय के लिए थी, फिर उसके बाद वो सिचुएशन को ठीक कर दिया गया, या ठीक हो गई कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ पर एक तो जानकारी उन्होंने इसके बारे में दी है। दूसरी जानकारी दी है कि ओवरऑल कैसे फाइनेंशियल इंटरमीडिएट जो वित्तीय मध्यस्थ हैं वो बेहतर काम कर रहे हैं। अगर हम देखें तो ओवरऑल बैंकों का जो एनपीए है वो कम हुआ है। बैंक अभी सब डेटा नहीं रखना है आपको, लेकिन यहाँ रेफरेंस के तौर पे दिया गया है कि 164.3 लाख करोड़ रुपए का जो है लोन बांटा गया है शेड्यूल कमर्शियल, जिसको वाणिज्यिक बैंक बोलते हो ना, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, ये डेटा आपको याद रखना चाहिए, बल्कि जहाँ भी आपने एग्रीकल्चर के नोट्स बनाए उसमें ऐड कर लेना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है, एग्रीकल्चर लोन है, उसमें डबल डिजिट की वृद्धि हुई है। कहाँ 2021 में ये अमाउंट करीब 13 लाख करोड़ था, अब 2024 में आते आते 2023-24 तक आते आते ये कितना हो गया है? करीब 21, आप राउंड फिगर में 21 लाख बोल सकते हो, 21 लाख करोड़ रुपए तक ये फिगर पहुंच चुका है। तो ये अंतर कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा संकेत है, इसमें दो मत नहीं है
कि ये बहुत अच्छा संकेत है कि भारत में कृषि क्षेत्र में ऋण बढ़ रहा है, और कृषि क्षेत्र में ऋण बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कृषि अवसंरचना में वृद्धि हो रही होगी, जाहिर सी बात है कृषि की जो आय, हम कृषि संसाधनों की आय बढ़ाने की बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। तो अब ये डेटा आपको रखना चाहिए अपने दिमाग। देखिए ये डेटा एक रूटीन डेटा है, अगर याद रह जाए, क्योंकि बैंकों पे वैसे भी मेन से बहुत ऐसा सवाल आता नहीं है कि, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन ये डेटा तो हर साल आपको कुछ ना कुछ मिलना ही एग्रीकल्चर से, तो वहां पे आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर क्रेडिट में तो इस तरह के, इसलिए मैंने आपसे जगह भी छुड़वाई है कॉपीज में कि जब आप इकोनॉमिक सर्वे देखें, यहाँ देखें, वहाँ से उस चीज़ को लिख ले, तो आपका जो भी नोट्स है वहाँ पे आप इसको लिखिए कि आप एग्रीकल्चर क्रेडिट बढ़ाए, तो जो आप कुछ लिखे कृषि वित्त के बारे में आप कुछ लिख रहे हो तो कितना अच्छा डेटा हो गया लिखने के लिए। इसके अलावा जो बैंकों का एमएसएमई क्रेडिट है वो बढ़ा। इस बार इन्होंने एक बड़ा अच्छा चार्ट दिया, अभी मैं उस चार्ट पे आऊँगा। ये एक चार्ट जो है कि भारत में एमएसएमई सेक्टर, देखिए एमएसएमई पे भी हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है, और अगर आपको रोजगार बढ़ाना है तो विकल्प यही है, भारत में रोजगार एमएसएमई सेक्टर से ही बढ़ सकता है। जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज सेक्टर को लोन जितना आप दोगे, अच्छा एमएसएमई सेक्टर को लोन देने के लिए ऑलरेडी हमारे पास एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन व्यवस्था है, जहां पर हम उनको बिना किसी गारंटी के लोन देते हैं। तो एमएसएमई के लिए ये बड़ा अच्छा चार्ट है जो आपको पता होना चाहिए एमएसएमई के लिए क्या क्या किया जा रहा है। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो हैं, जो सूक्ष्म लघु और जो मध्य, आप जानते हो इसकी परिभाषा 2020 में बदल दी गई है, इसके अंतर्गत अब 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ और 50 करोड़ 250 करोड़ तक की वैल्यू है, ये तक का 1 करोड़ की पूंजी और 5 करोड़ का टर्नओवर दोनों चाहिए। अगर 1 करोड़ और 5 करोड़ 1 करोड़ की पूंजी 5 करोड़ का टर्नओवर हो तो हम उनको बोलेंगे कि क्या है, सूक्ष्म है। 10 और 50 में हम बोलेंगे इनको लघु है, और 50 और 250 करोड़ में बोलेंगे कि मध्यम है। ओवरऑल जो है अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर क्रेडिट बढ़ा है और एमएसएमई सेक्टर को लोन बढ़ा है। एमएसएमई सेक्टर को लोन बढ़ने का सीधा सीधा मतलब क्या है, जॉब क्रिएट हो रही है। जितना आप उनको लोन दोगे, जितनी एक्टिविटीज़ होंगी, उतना जॉब क्रिएट होती है, क्योंकि इस समय जॉब, आप जानते हो अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक बहुत बड़ी चुनौती है। और पिछले चैप्टर में आपको पीछे बता भी चुका हूँ, जब सोशल सेक्टर की हम बात कर रहे थे उस समय भी, और थोड़ी बातें और आगे भी होंगी भी, कि भारत में बेरोजगारी एक चुनौती और बढ़ेगी अगले 1 आध वर्ष में एआई के चलते। हमने इस पर बात की, एआई का प्रभाव दिखेगा, इस बात को उन्होंने चिन्हित भी किया है। तो ये सब जो है बैंक क्रेडिट की बात हुई। भारत बैंकों का जो एनपीए है, देखिए यहाँ पे लिखा भी ना, मैंने अभी आपको बताया था कि जीएनपीए कितना हो गया 2.8%, कहाँ कितना था 11% के आसपास, जहाँ 2018 में 2018 बेंचमार्क माना जाता है बैंकों में, क्योंकि उसके बाद बैंकों की बैलेंस शीट बदली गई थी। तो 2018 से बैंकों को नियम दिया गया था कि अपने तरीके से, नए तरीके से बैलेंस शीट अब बनाइए। तो 2018 में जहां 11% एनपीए था, वो अब घट के कितना हो गया 3%, 2.8। ये डेटा भी आपको याद रखना चाहिए। आप कहीं भी कुछ लिख रहे हो भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसे आपसे पूछा जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है कि नहीं, तो मैंने आपको पहले बताया है, जो रूटीन क्लासेस में भी आपसे बात होती है, जो लोग ऑन एयर सुन रहे हैं उनके लिए भी, कि किसी भी अर्थव्यवस्था को बेहतर होने के लिए 4-5 आंकड़े देखने होते हैं। उसमें ये देखना होता है कि जीडीपी की रियल टर्म्स में ग्रोथ रेट कितनी है, इन्फ्लेशन कितना है, उनके पास फॉरेन रिजर्व कितना है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की क्या स्थिति बन रही है, बैंकों का एनपीए कितना है, बैंकों का एनपीए कितना है, क्रेडिट फ्लो कितना है। तो जो है ये कुछ डेटा होता है जिसका बड़ा महत्व है। तो ये 2 डेटा आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ कैसे 2.8%। वित्तीय बाजार की जानकारी इन्होंने उपलब्ध कराई है इस बार एक जो है सर्वे में, कि कैसे प्राइमरी मार्केट का मतलब आईपीओ इत्यादि बहुत तेजी से बढ़ा है, और हम नए आईपीओस देख रहे हैं लगातार। तो ये एक डेटा है जो बता रहा है कि हाँ कॉर्पोरेट डेट मार्केट इंडिया का मजबूत हुआ है, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। देखिए ये था भी, लग भी रहा था, क्वेश्चन आया भी, क्वेश्चन कॉर्पोरेट बॉन्ड पे पूछा भी इस बार कि कॉर्पोरेट बॉन्ड कौन रेगुलेट करता है, वो पीटी में आया भी था, स्वाभाविक था। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है कि जो बड़े बड़े उद्योग घराने हैं, जो बड़े बड़े उद्योग हमारे निकाय हैं, उद्योग निकाय, उनको लोन मिल रहा है। तो ये कॉर्पोरेट, देखिए बैंकों से भी लोन मिल रहा है, इधर भी लोन मिल रहा है। ओवरऑल आप कह सकते हो कि स्थिति ठीक दिखाई पड़ रही है। काफ़ी रियल स्टेट में और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को अलग से, चूँकि भारत अवसंरचना पे काफ़ी ध्यान दे रहा है, तो अगले कुछ वर्षों में अवसंरचना के लिए और रियल स्टेट के लिए हमने व्यवस्था की हुई, इसको रीट और इनविट बोलते हैं।
ये दो तरीके हैं। रीट के मतलब का मतलब हुआ रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसके अंतर्गत आप क्या कर रहे हो, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंतर्गत आप सुनिश्चित करते हो कि जो रियल स्टेट में पैसा लग रहा है उसको उसके लिए बाजार से म्यूचुअल फंड के माध्यम से पैसा उठाया जाए। सो म्यूचुअल फंड आप समझते हो, म्यूचुअल फंड का मतलब को जो निवेशक है वो किसी तीसरे पक्ष को पैसा देता है ताकि वो पैसा वो तीसरा पक्ष, वो तीसरी पार्टी किसी और कंपनी इत्यादि में लगा सके अपने विवेक के अनुसार। तो उसके लिए रियल स्टेट के लिए रीट बोला जाता है और अवसंरचना विकास के लिए इन्वेट। तो उसका डेटा इन्होंने दिया है। अब ये डेटा क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारी प्रायोरिटी एरिया है, कि उसमें भी हम देख पा रहे हैं कि 5 गुने के आसपास बढ़ोतरी हुई है। तो और स्टॉक मार्केट इस समय बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट पूरी दुनिया में दिख रहा है। हालांकि इसकी चिंता भी उन्होंने बताई है। और यहाँ पर यह भी बताया है कि कैसे इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया का थोड़ा यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है वो थोड़ा कम हुआ है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है वो थोड़ा कम हुआ है। इंश्योरेंस डेंसिटी जो है वो भी जो है, इंश्योरेंस डेंसिटी ये होता है कि प्रति व्यक्ति प्रीमियम कितना जा रहा है, कितने लोग बीमा करा रहे हैं, कितनी बीमा के प्रीमियम है डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि प्रति व्यक्ति प्रीमियम कितना जा रहा है, जिसको आप बोलते हो कि इंश्योरेंस सघनता कितनी है। तो प्रति व्यक्ति पर कितना बीमा प्रीमियम जा रहा है उससे पता चलता है, और कितने लोगों के पास इंश्योरेंस है उससे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का पता चलता है। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन थोड़ा कम हुआ है। अगर हम देखें उसमें जो बढ़ोतरी है, बढ़ोतरी हो रही है, 21-22 से 22-23 में बढ़ा है 4.2%, पर 22-23 से जितनी बढ़ोतरी होनी थी वो थोड़ी सी कम है, 4% है। तो मोटा मोटा ये स्वाभाविक है। कई बार होता ना कि बेस इफेक्ट होता है, जब कम चीज़ें होती हैं तो वहाँ से बड़ी ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं, फिर उसके आगे और विकास करना थोड़ा मुश्किल होता जाता है। तो वो एक रीज़न है। बट ओवरऑल आप कह सकते हो कि इंश्योरेंस सेक्टर ठीक कर रहा है। और यहीं पर हमने देखा कि इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 की बात भी कही गई है कि 2047 तक सभी के लिए इंश्योरेंस सुनिश्चित किया जाएगा। जो इरडाई है उसने ये मिशन लॉन्च किया है। और यहाँ पर एक जो है इंस्टीट्यूशन है एनुअल मर्सर CFA, उसका जो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है, इंडिया में अगर हम देखें तो ओवरऑल पेंशन वैल्यू भी बढ़ी, क्योंकि NPA ने अब अच्छा काम करना शुरू कर दिया है। तो पहले अगर हम देखें तो पहले जो है जब OP जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसमें सिर्फ जो लोग सरकारी नौकरी में थे उन्हीं के लिए था। NPS क्या है, वो न्यू पेंशन स्कीम सभी के लिए है, सभी अपने हिसाब से उसमें निवेश करते हैं इत्यादि इत्यादि। तो ये जो है ओवरऑल बता रहा है कि हमारे यहाँ पेंशन का क्षेत्र भी ठीक हुआ है, बेहतर काम कर रहा है। और अटल पेंशन योजना में अगर हम देखें तो काफ़ी बड़ा सब्सक्राइबर बेस है। अटल पेंशन योजना उन लोगों के लिए जो असंगठित क्षेत्र के हैं, जो असंगठित क्षेत्र के हैं उनके लिए ये होता है कि आप 100 रुपए के गुणक में पैसा जमा करिए। 18 से 40 वर्ष के एज में कोई भी इसको कर सकता है। और जब आप 18 से 40 वर्ष तक की एज का कोई भी व्यक्ति उसको जो है यूज़ कर सकता है। और एक बार आप इसमें पैसा जमा करते हो 60 वर्ष तक की एज के बाद, तो आप 100 के गुणक में पैसा जमा करते हो और आपको 1000 के गुणक में सैलरी वो पेंशन मिलेगी। तो इस तरीके से एक बड़ा तबका जो असंगठित क्षेत्र का है उसको हम यहाँ कवर करते हैं अटल पेंशन योजना में। ये इससे पहले भी ऐसी ही एक स्कीम थी स्वावलंबन, ये उसी का बेहतर रूप माना जाता है। तो ये मोटा मोटा बात रही कि हाँ क्या है और ओवरऑल इकोनॉमी कैसे है, उसको उन्होंने बताया है कि कैसे जो डोमेस्टिक क्रेडिट टू द प्राइवेट सेक्टर GDP का वो बढ़ा है। मतलब कि जो GDP है आपकी, उसकी तुलना में जो बैंकों में लोन दिया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर को, उसमें बढ़ोतरी हुई। तो इसका मतलब परफॉर्मेंस बेहतर हो रहा है। इंश्योरेंस पेंशन फंड जो है एसेट्स वो बढ़े हैं। इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर नीड टू सपोर्ट कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पर इन्होंने ये थोड़ा चिन्हित किया है आउटलुक में कि क्या करना चाहिए बैंकों को। अब बैंकों को चाहिए कि थोड़ा जो जैसे होम लोन है या अवसंरचना के जो लोन है, इन सब में, या जिससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है, मशीनरी बन सकती है। कैपिटल फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होता है किसी भी अर्थव्यवस्था को जांचने के लिए कि पूंजी निर्माण कितना हो रहा है उनका। तो पूंजी निर्माण को बढ़ाने वाले लोन देने की दिशा में बैंकों को आगे बढ़ना चाहिए, ये उन्होंने सुझाव दिया है इकोनॉमिक सर्वे ने कि बैंकों को ऐसा करना चाहिए। हालांकि उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और जो है
एक अच्छी जो खबर है कि पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि बैंकों का जो चार्जेस वगैरह है ना वो कम हो रहा है। डिजिटल बैंकिंग ने ये काम आसान कर दिया। अब चूंकि बैंकों को ही सस्ता पड़ रहा है, अब देखिए ना कोई पासबुक उतना यूज़ कर रहा है ना वो सारी चीज़ें, तो जाहिर सी बात है बैंक भी अपने कॉस्ट को कम करते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये सारी चीज़ें दिखी हैं। यहाँ पे वही बात डिटेल में, लेकिन मैंने वही कोशिश की कि आपको सारी बातें बता दूं। तो फटाफट अगर मैं जहाँ जहाँ करूँ वहाँ उसको ध्यान रख लिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी में आपको मैंने अभी आपको बताया मौद्रिक नीति होती क्या है। तो मौद्रिक नीति क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी का जो प्राइस स्टेबिलिटी उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। मैंने आपको बताया कि भारत में मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है, मूल्य स्थिरता, मुद्रास्फीति जिसको आप बोल सकते हो। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कैसे CRR, SLR और इन सब के माध्यम, मैंने अभी आपको बताया कि इसके माध्यम से बैंक ऐसा करता है। और आप देख रहे हो कि जो रेपो रेट है, जिसको पॉलिसी रेट भी कहते हैं, मौद्रिक नीति का जो रेपो रेट है वो 6.5% पे बना हुआ है। फरवरी 2000 तब हमने 0.25% बढ़ाया था। फरवरी 2023 में 0.25% बढ़ाया था, महंगाई ज़्यादा थी उस समय। 0.25% बोलिए या 250 बेसिस पॉइंट बोलिए, बात एक ही है। कई हम इकोनॉमिक्स में बेसिस पॉइंट में बात करते हैं। मैं आपसे कहूँ 100 बेसिस पॉइंट जो है कोई चीज़, मैं आपसे कहूँ 50 बेसिस पॉइंट बढ़ गई तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर आप करो कि 50 बेसिस पॉइंट बढ़ गई तो उसका मतलब क्या होता है कि वो चीज़ 10.5% बढ़ गई। मैंने आपसे कहा 20 बेसिस पॉइंट बढ़ गई तो मतलब 10.20% बढ़ गई। 100 बेसिस पॉइंट का मतलब 1% बढ़ गई। तो यहाँ पर ये दिखा है कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी कोविड के तुलना में अगर हम देखें तो मई 2022 से फरवरी 2023 के बीच में लगातार बढ़ाते बढ़ाते हमने कितना बढ़ा दिया, 2.5% तक। तो जो कोविड के समय काफ़ी नीचे था रेपो रेट, कोविड में तो रेपो रेट 4 तक आ गया था, 4 तक आ गया था, उसको हमने कहाँ तक ले आए हम, 6.5 तक। तो वही वो बात कह रहे हैं कि कैसे जो है ओवर द पीरियड हमने रेपो रेट को बढ़ाया है ताकि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सके। और पूरी दुनिया में ही हो रहा है, सारे दुनिया के केंद्रीय बैंक ऐसा कर रहे हैं। मॉनेटरी कंडीशंस ओवरऑल ठीक रही। 2000 रुपये नोट की वजह से एकदम से हमने देखा था कि बैंकों के पास तरलता बढ़ गई थी, तो वहाँ पर ICRR लेके आए, इसका जिक्र यहाँ पे किया गया। आई होप आपको समझ में आ गया इंक्रीमेंटल CRR क्या है। ये अतिरिक्त होता है, इसलिए मैंने लिस्ट में बताया था कि शायद ये आ जाए, लेकिन ये पूछा नहीं, क्योंकि ICRR मतलब इससे पहले हमने देखा था जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तब इस्तेमाल किया गया था कि जब बैंकों के पास एकाएक तरलता आ जाएगी तो बैंक का तो NDTL का उतना हिस्सा रख के बाकी लोन दे देंगे। इसलिए ज़रूरी है कि बैंक जो है ये शॉर्ट टर्म में लाया जाता है। CRR की भांति इस पर भी कोई ब्याज नहीं मिलता, तो उसका जिक्र है। और मैं फिर कहूँगा, लेकिन जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हो कि हमेशा कोशिश करिएगा कि ऐसे दस्तावेजों का ओरिजिनल भी पढ़ें, क्योंकि ओरिजिनल पढ़ने का अपना अलग लुत्फ होता है। बहुत ज़्यादा आंकड़ों में मत फंसिए, लेकिन ओरिजिनल पढ़ने का अपना अलग लुत्फ होता है जब आप चीज़ों को जानते हैं। तो इसके अलावा जो मॉनेटरी कंडीशन है वो अगर हम देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरऑल, अच्छा इन्होंने एक छोटा सा डेटा दिया है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो कि जो है 2000 रुपये के लगभग 98% नोट वापस आ गए। तो बहुत अच्छी बात है। 98%, देखिए 1-8% तो इधर उधर जाएगा, वो किसी के लिए बहुत स्पेशल नोट हो गया होगा, किसी ने कुछ उस पर लिख के दिया होगा तो वो तो देगा नहीं वापस। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे घटक होते हैं, लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हो कि 98% नोट जो है वापस आ गए सिस्टम में। और जो है यहाँ पर उसी चीज़ का जिक्र है कि कैसे M3 बढ़ा, जाहिर सी बात है M3 बढ़ा है। और इसके अलावा M3 इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि दोनों बातें हैं। चूंकि बैंकों में रेपो दर बढ़ गया है तो बैंक भी जो है FD के रेट्स रिवाइज कर रहे हैं। तो जब FD के रेट ज़्यादा हो जाएंगे तो लोग बैंकों में डिपॉजिट ज़्यादा करेंगे। इस वजह से भी M3 में टाइम डिपॉजिट आता है। M3 होता क्या है, आपका जो बैंकों के पास पैसा जमा है, करेंसी विद पब्लिक, लोगों के पास पैसा, बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट में पैसा, बैंकों के पास टाइम डिपॉजिट में पैसा, इसको प्लस RBI के पास अतिरिक्त जमा, इसको आप M3 बोलते हो। तो जो M3 है, M3 में टाइम डिपॉजिट बढ़ा है क्योंकि लोग FD ज़्यादा कर रहे हैं स्वभावतः, क्योंकि ज़्यादा इस समय रिटर्न आ रहा है। और इसलिए मनी मल्टीप्लायर का इफेक्ट मैंने आपको बताया थोड़ा सा वो है 5 के आसपास ही, कितना है 5.4, 5.2 से बढ़ के 5। लिक्विडिटी कंडीशन बीच में डेफिसिट की आई थी, ये मैंने आपको बताया कि जो है वो दिखा था उस समय। यहाँ पर इन्होंने फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के बारे में फिर बताया। तो आप देख रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि वो बड़ा अच्छा बना दिया आपकी संस्थान ने, वो जो डेटा बना दिया उससे क्या होता है कि सारी चीज़ आपको एक जगह मिल जाएंगी, बल्कि उसको चाहें तो जो भी चैप्टर है वहाँ के पास एक संलग्नक की तरह उस पेज को जोड़ सकते हैं ताकि रिवीजन में उस सब चीज़ों को देखा जा सके।
फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में अगर हम देखें तो यहाँ पर पहले तो वित्तीय मध्यस्थों की परिभाषा क्या कि वित्तीय मध्यस्थ किसे कहेंगे, ये बताया। वित्तीय मध्यस्थ में आपको पता है ना, कोई भी वो जो पैसा लेता है और आगे लोन उपलब्ध कराता है उसको वित्तीय मध्यस्थ बोलते हो। वित्तीय मध्यस्थों के संदर्भ में यहाँ पर इन्होंने बताया है कि बैंकों का ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है। बैंकों ने, अब यहाँ पे देखिए क्रेडिट डिसबर्समेंट में वृद्धि हुई, वही आंकड़ा फिर से आपको दिख रहा है 164.3 क्रेडिट डिसबर्समेंट। बैंकों ने भी अच्छा काम किया, शेड्यूल बैंकों ने और एनबीएफसी ने भी। एनबीएफसी का अच्छा काम इसलिए ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि होम लोन बढ़ा है इंडिया में बहुत तेज़ी से, और एनबीएफसीज होम लोन में बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो एनबीएफसीज ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है होम लोन्स में, वो चीज़ यहाँ दिख रही है। इसके अलावा सेक्टोरल में मैंने अभी आपको पीछे भी बताया, मैं दोबारा फिर चिन्हित कर रहा हूँ कि इस डेटा को जरूर ध्यान रखिएगा कि कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों में लगभग दुगनी वृद्धि हुई है अगर हम देखें 2021 की तुलना में। इंडस्ट्री में, एमएसएमई में बेहतर व्यवस्था हुई है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं जिस पर मैं चाहूँगा कि आपका स्पेशल फोकस मैं लाऊं। एक तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक चार्ट सा, इस चार्ट में ये बताया गया है, ये जो आपका बॉक्स है, इस बॉक्स में ये बताया गया है कि क्या क्या किया जा रहा है भारत में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। तो उसमें एक बहुत बड़ी चीज, अच्छी चीज को बोलते हैं ट्रेड्स, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंट सिस्टम। ट्रेड्स क्या है, एक एग्जाम्पल समझते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं बिजनेस करता हूँ और आपने मुझे पेमेंट दिया है, आपने मुझे पेमेंट दिया है और ये पेमेंट आएगा मेरे पास 2 महीने बाद। जैसे होता क्या है जनरली कि मान लीजिए आपने मुझे ऑर्डर दिया, तो जब ऑर्डर दोगे आप तो आप पूरा पैसा एडवांस दोगे नहीं, आप पूरा पैसा एडवांस नहीं दोगे, भाई आपको भी भरोसा नहीं है, तो आप क्या करते हो, आप कुछ एडवांस देते हो, एक आध चेक दे दोगे, पोस्ट डेटेड चेक, या कोई प्रोमिसरी नोट बना दोगे कि हम बाद में देंगे इतना पैसा। अब मुझे और पैसे की जरूरत है, सामान बनाना है, तो मैं चेक का करूँ क्या, चेक को डिस्काउंट करा सकता हूँ, बट्टे का कारोबार जिसको बोलते हैं, ये खूब होता है बैंकों में। तो मैं उस चेक को जो 2 महीने बाद आना है, मान लीजिए 10,000 का चेक है, मैं बैंक के पास जाऊंगा कि भाई साहब ये 2 महीने बाद मुझे मिलेगा, आप इसके एवज मुझे 9,000 रुपये या 8,000 रुपये दे दो। वो उस पार्टी से वेरिफिकेशन कर लेंगे, जैसा भी जो चीज़ें हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट बिजनेस। अब आप देखिए जरा, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंट सिस्टम, मतलब अगर आपके पास ऐसी कोई ट्रेड रसीद है व्यापार की तो आप उसको डिस्काउंट करा सकते हो। इस प्लेटफॉर्म को ट्रेड्स कहा जाता है। तो एमएसएमई खूब यूज कर रहा है इसको, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं वो काफ़ी तेजी से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे कैश फ्लो बना रहता है। एक शब्द होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब जो आपको लेन देन के लिए पैसा चाहिए होता, तो वर्किंग कैपिटल की समस्या नहीं आती फिर। तो कहीं ना कहीं वो ट्रेड्स जो है हम देख रहे हैं कि उस प्लेटफॉर्म का खूब यूज़ हुआ है, और इसका जिक्र दिया है कि कैसे ट्रेड्स प्लेटफॉर्म से उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, जो भी उनको वर्किंग कैपिटल लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है। एमएसएमई की डिफिनीशन बदली गई है, उसका जिक्र है। और रजिस्ट्रेशन ऑफ एमएसएमई उद्यम पोर्टल, ये एक बड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल था, 2020 में लाया गया था। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे, जैसे नीचे हॉकर है, ये रिक्शा वाला जो मतलब जो पकौड़ी बना रहा है, चाय बना रहा है इनको बोलते हैं कि ये इनफॉर्मल सेक्टर है। जो आपका इनफॉर्मल सेक्टर है, जो अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर जिसको भी कहते हैं, कि इनको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया मुख्य धारा में। हालांकि इनके लिए ई श्रम पोर्टल है, 12 डिजिट का एक ई श्रम पोर्टल भी है। तो हमारे पास एक उद्यम पोर्टल है जिसमें ये आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो उद्यम पोर्टल पे कोई भी जो भी छोटा मोटा आपका व्यवसाय है, आप उसको आसानी से रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो उद्यम पोर्टल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिंपल है, ऑनलाइन है, और इस पर रजिस्ट्रेशन कराने के फायदे ये हैं कि फिर आपको एमएसएमई और ये सारे लाभ मिलने लगेंगे। जो एमएसएमई के लाभ हैं, जो कर्जा वगैरह मिलना है, जो वो सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। तो उद्यम पोर्टल का और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया गया है ताकि जो इनफॉर्मल माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं, इनको बोला जाता है IME, इनफॉर्मल माइक्रो इंटरप्राइज, और ये बढ़ेंगे। जैसे गिग वर्किंग बढ़ रही है इंडिया में, धीरे धीरे IMEs बढ़ेंगे। इंडिया में भी बहुत सारे इनफॉर्मल ऐसे छोटे छोटे कारोबारी हैं, छोटे छोटे कारोबार करते हैं, पर वो अर्थव्यवस्था की धुरी हैं। देखा ना, तिलियाँ, जो छोटी छोटी तिलियाँ होती, पहिया साइकिल चलती उसी पर है, और हर एक तीली का अपना महत्व है। तो वो जो है, वो छोटी छोटी जो तीलियाँ हैं उनको भी मुख्य धारा में लाया जाए,
इस तरफ कोशिश की जा रही है, और इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म है। और ये क्रेडिट गारंटी स्कीम तो कोविड में लाई ही गई थी। कोविड में हमने 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे एमएसएमई सेक्टर को, कि उनको लोन दिया जाएगा विभिन्न कैटेगरीज में। उस चीज़ को और आगे बढ़ा दिया गया है। तो वो भी एक रीज़न था कि एमएसएमई क्यों जो है आप कह सकते हो कि लाभान्वित हुए। ये 2023 का जो बजट था उसमें इसका जिक्र था। तो ये बड़ा अच्छा है, इन्होंने एक जहाँ पे आपको एक डेटा दिया है, जैसे हालांकि मुझे ताजुब हुआ इसमें चैंपियन पोर्टल की उन्होंने बात नहीं की। एक और पोर्टल भी है चैंपियन पोर्टल, वो भी एमएसएमई के लिए है। अच्छा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एमएसएमई की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, उसकी वेबसाइट पर भी ये जानकारियाँ उपलब्ध हैं कि कैसे किया जा सकता है, क्या इसके तरीके हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये दिखाई पड़ रहा है कि हाँ, कैसे हमारा एमएसएमई सेक्टर, कृषि में ऋण बढ़ा है, एमएसएमई में ऋण बढ़ा है। और ये अच्छा एक आपको बॉक्स दे दिया गया ताकि आप समझ पाएँ कि एमएसएमई में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं। बैंकों की एसेट क्वालिटी बेहतर, एसेट क्वालिटी मतलब जो लोन देते हैं बैंकों के लिए, जो बैंकों ने लोन दिया वो एसेट बोलेंगे ना उसको। एसेट क्वालिटी में बढ़ोतरी हुई। एनपीए कितना आ गया है? एनपीए का कम होना मतलब एसेट की गुणवत्ता बढ़ना। तो एनपीए भी कितना है बैंकों का? 2.8। ये डेटा आपको ध्यान रहना चाहिए। जो कहाँ 2018 में कितना था? 11%। अच्छा, 2018 को क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि उसके बाद से वो बेंचमार्क क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि उसके बाद से नए तरीके से एंट्री शुरू हुई है। जीएनपी रेशियो ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, ये थोड़ा सा एक चिंता की बात बनी हुई कि कृषि का एनपीए अभी भी थोड़ा ज़्यादा है, 6.5%। पर अब इसकी थोड़ी सी अगर आप इसका विश्लेषण करोगे, ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ये कृषि में डेटा आपको चाहिए ये कि जहाँ भी कृषि, देखिए कृषि से हर साल सवाल आता है, एमएसएमई से हर साल सवाल आता है, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह से, बेरोजगारी, रोजगार, श्रम, इससे हर साल मेंस में सवाल आता है, हर साल सवाल आता है, अवसंरचना से हर साल सवाल आता है। तो उन चैप्टर्स में आपको करना क्या चाहिए, जो भी इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े हैं उसको वहीं लिख लीजिए चैप्टर में ही। उससे फायदा क्या होगा, जब चैप्टर रिवाइज करेंगे तो ये आंकड़े भी रिवाइज हो जाएंगे, ये आंकड़े भी आपके रिवाइज हो जाएंगे। ये एक अच्छा एक रणनीति मैं इसको मानता हूं कि इससे आपको लाभ मिलता है, आप उसको वहीं पे ऐड करते हुए अगर चल रहे हैं तो। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कृषि में 6.5% का एनपीए है। क्या रीजन देखते हैं, क्या लगता है किस वजह से ऐसा होता होगा? देखिए ओवरऑल बैंकों का एनपीए तो ठीक हो रहा है, 3 के नीचे आ गया। हालांकि अभी भी हम चाइना से बहुत पीछे, चाइना में 1 से भी नीचे है। खैर हम चाइना हो भी नहीं सकते जिस तरीके से वो डील करते हैं चीज़ों को। क्या रीज़न है कि कृषि का एनपीए ज़्यादा है? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर, इसलिए मैं रुका 2 मिनट की, देखूँ आप। कर्ज माफी की वजह से लोग कर्जा देना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है सरकार आएगी कर्ज माफ कर देगी, इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे ने चिन्हित किया है इस बात को, कर्ज माफी रूटीन प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। अक्सर आप सरकार आती है ना, राज्य सरकारें कर्जा माफ कर देती हैं कि हाँ इस किसान का ये कर्जा माफ कर दिया, उनका ये कर्ज। उन्होंने कहा आप उनको सहयोग दीजिए। इकोनॉमिक सर्वे ये कहता दिख रहा है कि आप उन्हें सहयोग दीजिए यथासंभव, जैसे भी और संरचनात्मक सहयोग हो सकते हैं। लेकिन ये अच्छी व्यवस्था नहीं कि आप उनकी कर्ज माफ़ी कर रहे हो। जितना आप कर्ज माफ़ी करोगे उतना ज़्यादा आप देखोगे उनमें लोन ना देने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। तो एनपीए एक रीज़न ये भी है, यही अकेला रीज़न नहीं है, ऐसा कहना गलत होगा। क्योंकि कृषि में हम देख रहे हैं कि पिछले साल मानसून का भी थोड़ा डिसरप्शन रहा, उत्पादन को भी थोड़ा प्रभाव पड़ा। इसलिए आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया भी था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, और एग्रीकल्चर में आगे जिक्र आएगा अभी फिर से, कि भारत में 2022-23 में बम्पर प्रोडक्शन हुआ था। बम्पर प्रोडक्शन हमने 22-23 में देखा था, उसकी तुलना में 23-24 में थोड़ी कमी दिखाई पड़ी थी। तो एग्रीकल्चर का एक सेक्टर लोन जो है बढ़ा है, और प्रॉफिट इनका जो है सुडील कॉमर्शियल बैंक्स का बढ़ा है, ये बात भी कही गई है। डिपॉजिट मैंने आपको बताया कि टाइम डिपॉजिट भाई जहाँ से लोग ज़्यादा एफडी करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट अच्छा आ रहा है। क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये हो पा रहा है? एक तो ये इन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी, आजकल बैंकों को बहुत सारी चीज़ें, एक तो बैंकों को एनपीए डिस्क्लोजर के लिए एक वर्गीकरण होता है जिसको हम बोलते हैं कि प्रूडेंशियल नॉर्म्स क्या है, आस्तियों का वर्गीकरण, प्रूडेंशियल नॉर्म्स क्या है। तो अब बैंकों को अपना रिस्क डिस्क्लोजर बताना होता है कि हमारे पास इतना कर्जा है, इतना एनपीए है, और वो ऑटोमेटिक होता है, आप छुपा नहीं सकते।
जैसे ही मान लीजिए 90 दिन हुए पूरे और अगर आपका लोन वोन नहीं आ रहा तो तुरंत एनपीए की लिस्ट दिखने लगेगी। एक रीज़न और भी है, थोड़ा सा इसको भी समझना ज़रूरी है, हर चीज़ को एक बैलेंस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। एक रीज़न ये भी है कि भारत का एनपीए कम हुआ है क्योंकि पिछले कुछ 2-3 सालों में हमने देखा बहुत बड़ी मात्रा में लोन को राइट ऑफ किया गया है। राइट ऑफ कहते हैं उन लोन को जो एनपीए हो गए हैं, 3 साल से ज़्यादा के हो गए हैं और जो भी जिसने लोन लिया है वो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए विजय माल्या ने लोन लिया और लोन लेके गायब हो गए, 3 साल हो गए हैं, तो बैंक उसको अपने बुक से हटा देता है, मानते हो कि पैसा डूब गया है, उसको राइट ऑफ कहा जाता है। तो जब आप राइट ऑफ ज़्यादा करोगे तो वो एनपीए में कम दिखने लगा कि नहीं, जैसे आप राइट ऑफ कर दिए तो फिर एनपीए के वर्गीकरण में नहीं आता। तो एक रीज़न ये भी है। तो इसमें बहुत, इसलिए देखिए दोनों बातें पता होना चाहिए कि पक्ष में यह है कि एनपीए कम हुआ, अच्छी बात है, पर एनपीए कम होना सिर्फ बैंकों की गुणवत्ता की वजह से नहीं हुआ है, इसलिए भी हुआ क्योंकि बैंकों ने बड़ी मात्रा में लोन को राइट ऑफ कर दिया, ये मानते हो कि अब ये इसकी रिकवरी नहीं हो रही है। प्लस इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का इन्होंने हवाला दिया है कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, इस बीच क्या है, सरकार ने एक बड़ा अच्छा स्मार्ट मूव ये लिया है कि मान लीजिए मेरी कोई कंपनी थी सुनील प्राइवेट लिमिटेड, वो इंसॉल्वेंट हो गई है। इंसॉल्वेंट का मतलब अपने लोन नहीं चुका पा रही, वो इंसॉल्वेंट हो गई है कंपनी, तो उस कंपनी को, जो इंसॉल्वेंट कंपनी है, उसको भी एफपीआई के अंतर्गत धनराशि मिल सकती है। तो हमने वो वेंडर भी ओपन कर दिया है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये यहाँ पर नहीं दिखेगा आपको, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में उन्होंने लिखा हुआ कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के बारे में क्या क्या लाभ हुए। आप जानते हो 2016 में, इसलिए अक्सर मैं क्लासेस में कहता हूँ कि आप मुझसे पूछेंगे पिछले 5-10 सालों में सबसे बड़ा क्या हुआ, तो मैं आईबीसी को मानता हूँ, क्योंकि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के आने की वजह से हमारा यहाँ बिजनेस करने का जो स्टार्टअप कल्चर है थोड़ा बढ़ा। तो यहाँ पर वो जो है उसका जिक्र इन्होंने दिया हुआ कि कैसे क्या क्या कारण है कि एनपीए कम हुआ है। तो एक में उसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि आपका डिस्क्लोजर बेहतर हुआ है, राइट ऑफ आपने किया है। इसके अलावा जो है आप देखो तो जो भी आपके एआरसीज हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। एक चीज़ होती है एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। जैसे मान लीजिए वही बात है कि मान लीजिए एसबीआई का 100 रुपये का लोन है और उस पर ग्राहक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो एसबीआई क्या करता है, उस 100 रुपये को लोन को 70 रुपये में, 60 रुपये में किसी तीसरी कंपनी को दे देता है और वो उसकी वसूली करता है। इसको बोलते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। और ये सब कुछ होता है 1-2 नियमों के अंतर्गत, ये जिसको हम बोलते हैं सारफेसी कानून। सारफेसी कानून 2002 के अंतर्गत ये किया जाता है। और इसके लिए हमारे पास एक प्राधिकरण भी है जिसको आप बोलते हो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। सो ये डीआरटी, ये सब आप रूटीन कक्षाओं में पढ़ते हो, तो इस यहाँ पर जिक्र है उसका कि कैसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन में सारफेसी की वजह से बाकी चीज़ों, और ये जो एफपीआई का इंक्लूजन है, ये देखिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने की ज़रूरत थी, और क्योंकि ये एक नया अल्टरनेटिव चैनल लेके आए हैं कि अगर आप चाहो तो एफपीआई से मंगा सकते हो और उससे कर्जा उतार लो। तो अगर मान लीजिए कोई निवेशक है दुनिया का, वो आना चाहता है तो आ सकता है इस कंपनी में भी जो इंसॉल्वेंसी के लिए जा रही है। सेबी ने जो है डेट इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से वो सुनिश्चित किया है। और एनएआरसीएल आप जानते हो एक एआरसी है, सरकार द्वारा बनाई गई, भारत सरकार द्वारा 2021 में, बड़े निजी जो सार्वजनिक बैंक हैं उनके लोन के लिए। इसको हम बोलते हैं एनएआरसीएल, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये 2021 में बनाया गया था ताकि जो बड़े लोन हैं उनको ठीक किया जा सके। तो इसका भी जिक्र है कि कैसे एनआरसीएल अच्छा काम कर रहा है। अब ये सब रूटीन चीज़ें अपने क्लास, देखिए इसीलिए मैं आपको कहा कि जब आप क्लास में चीज़ें पढ़ लेते हो उसके बाद तुरंत बाद इसको देखना चाहिए, तो आपको देखिएगा अच्छा हाँ ये हमने भी पढ़ा था कि एक एनआरसीएल है, एक आईडीआरसीएल है, उसने इतने का रिकवरी कराई है, ये है, इत्यादि इत्यादि। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के चीज़ें तेज हुई, इसका इन्होंने जिक्र किया है। और ओवरऑल आप कह सकते हो कि इस पूरे सेक्शन में ये जो आपका छोटा सा सेक्शन था एनपीए को लेकर, इस पूरे सेक्शन में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे बैंकों का एनपीए कम हो पाया है। और ये जो एनपीए कम हुआ है इसके मजबूत स्तंभ है, क्योंकि हमने व्यवस्था बेहतर कर दी है, रिस्क डिस्क्लोजर, हम एआरसीज अच्छा काम कर रही हैं, आईबीसी ठीक काम कर रहा है, हालांकि राइट ऑफ भी हुआ है। तो इस तरीके से ये रीज़न है कि 11:30 से आप 2:30 पे आ गए, 11 से, बल्कि अब तो कहेंगे 11 से आप जो है 2.8 पर आप आए हो, उसके ये सारे कारण हैं। तो अब हालांकि वैसे जनरली देखा तो नहीं जाता, लेकिन
हो सकता है कि मेंस में आपसे पूछें कि पिछले कुछ वर्षों में बैंकों की वित्तीय स्थिति या बैंकों का के एनपीए में सुधार हुआ है, क्या कारण है, इस तरह से बन सकता है एक सवाल। हालांकि मेंस में बैंकों से जुड़े सवाल कम दिखाई पड़ते हैं, कम ही दिखाई, वित्तीय समावेश पे आता है पर बैंकों से जुड़े क्वेश्चन थोड़े कम रहते हैं। पर अगर पूछते हैं तो आपके पास एक बढ़िया आंसर हो सकता है कि क्या क्या कारण है इसकी वजह से ऐसा हुआ है। एक सेबी ने एक अलग से स्पेशल सिचुएशन फंड बनाया है, इसका इन्होंने जिक्र किया था कि कैसे सेबी ने 2022 में एक स्पेशल सिचुएशन फंड जो है इंट्रोड्यूस किया था, स्पेशली उनके लिए जहां पर जो लोन नहीं दे पा रहे हैं, उनको डिस्ट्रेस्ड एसेट कहा जाता है। तो जैसे बैंकों के लिए डिस्ट्रेस्ड एसेट है ना, जो लोन नहीं दे पा रहा है, उनके लिए अलग से एक स्पेशल सिचुएशन फंड 2022 में सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसके माध्यम से पैसा रेज करके उनको हेल्प की जा सकती है। क्योंकि होता क्या है, कई बार आप जैसे कोई लोन लिए हुए है नहीं दे पा रहा है, उसकी थोड़ी अलग मदद हो जाए अगर, तो चीज़ें वापस पटरी पे आ जाते हैं। तो उसका जिक्र यहाँ पर इन्होंने ज़रूर किया है कि हाँ ये एक चीज़ की गई है। तो ये मोटा मोटा बात था कि तो इन्होंने क्या क्या देखिए कितना अच्छे से चैप्टर को डिवाइड किया है। पहले बात किया मौद्रिक नीति में कि मौद्रिक नीति में क्या स्थिति रही है, रेपो दर कैसा रहा है, क्या होती है मौद्रिक नीति, भारत में कैसे मौद्रिक नीति ठीक ठाक काम कर रही है, और हम लगातार मुद्रास्फीति को अब जो है दायरे के अंतर्गत ला रहे हैं, 6 के नीचे ले आए हैं। और उसके बाद इन्होंने इसका जिक्र किया कि कैसे जो है आपके वित्तीय मध्यस्थों में ओवरऑल क्या स्थिति बन रही है, कैसे सेक्टर वाइज क्या क्या लोन दिए गए हैं, और फिर ये भी बताया कि एमएसएमई में क्या क्या अलग से किया गया है ताकि एमएसएमई को प्रोत्साहन दिया जा सके, और फिर ओवरऑल बैंकों का एनपीए कैसे कम हुआ है, उसके क्या क्या घटक हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है जिस पर मैं चाहूँगा कि आपका नज़र में ले जाऊँ, क्योंकि ये एक प्रॉमिसिंग चीज़ है, शायद अभी उतना बड़ी नहीं दिख रही है, लेकिन भविष्य में ये बहुत सहयोगी होगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। यहां पर आपको दिख रहा होगा ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क, ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क, ये एक नई चीज आ रही है। आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरी कोई फैक्ट्री है, तो उसका अपना एक डेटाबेस है कि भाई इनके पास इतने का ऑर्डर है, इतना इन्होंने सामान सप्लाई दिया है, इतना इनके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है ना, इन्वेंट्री समझते गोदाम में इतना सामान पड़ा हुआ है। तो ये जो डेटाबेस होगा, इस बेस पे ऑटोमेटिकली एक मेरी लिमिट तय हो जाएगी कि बैंक मुझे इतना तक कर्जा दे सकता है। कहीं किसी से मिलने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ नहीं, वो डेटा ड्रिवन होगा। ये डेटा उस डेटा पर तो स्टैंडर्ड तरीके से इसमें क्या होगा, अब ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क जो है ये आपके डेटा ड्रिवन होगा, जिसपे अब मेरे लेन देन इत्यादि के बेसिस पर ये डिसाइड होगा कि इस व्यक्ति को इतना लोन मिल सकता है, इस फर्म को इतना लोन मिल सकता है। तो अब वो बैंकों के चक्कर लगाना और ये घूमना और ये सब नहीं, वो जैसे प्री अप्रूव्ड लोन होता है ना कि आपको इतना प्री अप्रूव्ड लोन कभी मिल सकता है, आप तुरंत प्री अप्रूव्ड लोन ले सकते हो जैसी भी आपकी जरूरत हो। तो ये एक नई चीज, ये धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि सब जगहों पे आ रही है। जो ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क है ये, तो इसने इस बात को जिक्र किया है कि इन फ्यूचर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, जैसे OCEN, अच्छा यूपीएससी को ये सब चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं, जो नई चीज़ है जिसपे एक जागरूक व्यक्ति को पता होना चाहिए। तो OCEN क्या है, ये एक तरह का दिए गए मानकों के द्वारा आंकड़ों पर आधारित करते हुए लोगों को असहज ऋण एमएसएमई सेक्टर में उपलब्ध कराएगा। तो ये जो है OCEN, तो ये हालांकि यहाँ तो एक लाइन में है, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में इसका जिक्र है थोड़ा सा कि हाँ इस तरह की चीज़ों से आगे हम देखेंगे कि एमएसएमई सेक्टर को और लाभ मिलेगा, तो उसको थोड़ा नज़र में रखिएगा। ओपन क्रेडिट वैसे भी नाम से पता चल रहा है क्या है, डेटा आधारित ऋण की सुनिश्चितता देगा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। आई होप कंसेप्ट समझ में आ रहा है, क्या था कंसेप्ट। वित्तीय समावेश के बारे में यहाँ जानकारी दी गई कि वित्तीय समावेश की क्या स्थिति है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेश में 2-3 बातें आपको पता होना चाहिए। वित्तीय समावेश की बात भारत में हालांकि शुरुआत से ही होती रही है। अगर हम 1960 के दशक में जाएं, तभी नरीमन ने लीड बैंक स्कीम की बात की थी। इनफैक्ट हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी वित्तीय समावेश के लिए ही किया था मुख्य रूप से, ताकि बैंक ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, वहाँ काम करें, उन क्षेत्रों में जाएं जहाँ बाकी बैंक नहीं जाते।
फिर अगर हम देखें तो इस दिशा में रंगराजन समिति एक बनाई गई थी। रंगराजन समिति ने वित्तीय समावेश के लिए कुछ रणनीति बनाई, कुछ 5-6 बातें कही हैं कि आपको बैंक अकाउंट कम पैसे में होना चाहिए, तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए, बैंक 5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, डिजिटल बैंकिंग को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। क्योंकि डिजिटल बैंकिंग से क्या होता है, अब जैसे आजकल हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उस तरफ ही कि बहुत जल्दी ही गांव में, किसी गांव में जो भी पेट्रोल पंप होगा आसपास में, जो भी बड़ी दुकान होगी किराया जिसके पास मशीन है, उसको हम बैंक में कन्वर्ट कर देंगे, छोटे बैंक में, कि आप जो है वहाँ पे पैसा जमा कर सकते हो, वहाँ से पैसा निकाल सकते हो, इस तरह की चीज़ें। तो वो जो है मोटे मोटे अगर हम बात करें तो ये सारी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है वित्तीय समावेश को। अच्छा, इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए 2019 में आरबीआई एक वित्तीय समावेश की राष्ट्रीय नीति लेके आया था। 2019 में वित्तीय समावेश की राष्ट्रीय नीति, यहाँ पर जितना भी आंकड़ा इकोनॉमिक सर्वे ने दिया है ये उसी पर आधारित है कि अच्छा, वित्तीय समावेश का सबसे बड़ा उदाहरण मैंने आपको ये बताया कि डीबीटी अकाउंट जो खोले गए थे, जनधन अकाउंट सबसे बड़ा एग्जाम्पल था वित्तीय समावेश का। लाखों की संख्या में अकाउंट खोले गए, बल्कि तो करोड़ों धारक हैं। और अगर आप देखें तो उसकी वजह से डीबीटी संभव हो पाया। डीबीटी आप जानते हो, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जब अकाउंट है तो आप सीधे उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। और डीबीटी की वजह से सरकार ने भी क्लेम किया है, बजट में भी कहा गया कि हमने करीब लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं, नहीं तो जो इधर उधर सिस्टम में लूज हो जाते थे। तो ये जो है ओवरऑल यहाँ पर उसका जिक्र है कि कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन में डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन का बड़ा योगदान रहा है। और आजकल जो है तमाम सुविधाएं इस तरह से पहुंच रही हैं और कई जो है कोशिश की जा रही है कि डिजिटल सिस्टम को और बेहतर किया जाए। एक यहाँ पे प्रोजेक्ट नेक्सस की बात की गई है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको थोड़ा नज़र में रखिएगा। आप इसको एग्जाम में भी लिख सकते हो, हालांकि ये चैप्टर वैसे बैंकिंग की चीज़ें प्रीलिम्स में ज़्यादा काम आती हैं। प्रोजेक्ट नेक्सस, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे ने इसकी बात की है। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? ये बहुत सारे देशों में परस्पर सहयोग के माध्यम, बहुत सारे नहीं है अभी तो, शुरुआत में 4-5 ही हैं, जिसमें आपका मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, इंडिया है। सो मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया, इन 5 देशों में हम कोशिश कर रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर जो रिटेल पेमेंट है, जैसे पेटीएम है, आप पेटीएम जैसे पेमेंट वहाँ भी यूज़ कर पाओ। अब देखिए, अगर पेटीएम वाली डील आज साइन हो गई तो मेरे ख्याल से जोमेटो को उन्होंने आउटसोर्स कर रहे हैं पेटीएम, कुछ चीज़ें जो खाने, जो मूवी टिकट वगैरह है। तो एक बार ये, अब जैसे मान लीजिए आप कहीं भी, आप मलेशिया जा रहे हो, थाईलैंड जा रहे हो, इंडोनेशिया जा रहे हो, आप जो है सिंगापुर जा रहे हो, तो आप रिटेल छोटे छोटे जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसको भी कर पाओ आसानी से। जैसे आप अपने यहाँ करते हो ना, तुरंत स्कैनर दिखा दिया और QR कोड साइन हो गया, तो वो चीज़ें हम कर पाएँ। इसके लिए आरबीआई ने एक प्रोजेक्ट नेक्सस शुरू किया है, ताकि जो है इंस्टेंट, ये शब्द थोड़ा ध्यान रखिएगा, ताकि इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट किया जा सके, जिसको आप कहोगे क्या, प्रोजेक्ट नेक्सस। तो यहाँ पे कौन कौन से देश हैं? अभी तो फिलहाल मलेशिया, अच्छा सॉरी, मलेशिया फिलीपींस, आई एम सॉरी, माय बैड, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ध्यान, इन चारों के नाम ध्यान रहने चाहिए। सो मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है और थाईलैंड है और इंडिया। तो इस तरीके से जो है हम इनको फाउंडिंग मेंबर्स के रूप में देख रहे हैं। तुम तो दुनिया ही ले जा रहे हो यार, हैं? सो मोटा मोटा अगर हम बात करें तो ये बात रही कि कैसे ये प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है, किससे जुड़ा हुआ है, आरबीआई ने शुरू किया है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक यहाँ बड़ा अच्छा हमारे पास डेटा आया है। देखिए, अब तो गवर्नमेंट भी यूज़ करती है, तो फ्लो चार्ट यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छा तरीका होता है। बहुत सारा डेटा लिखने चलेंगे तो वर्ड्स खराब होते हैं, तो इसे बड़े ऐसे सीधे सीधे लिख दीजिए। ये आपके पास होना चाहिए एक, जहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ताकि अपनी बात कभी आप वित्तीय समावेश पे लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 78% अकाउंट जो है ओनरशिप 2021 में है। 24.6 जो है ATM पर लाख एडल्ट, मतलब अगर हम प्रति लाख वयस्कों पे देखें तो 24.6 ATMs हैं। अच्छी स्थिति है, हालांकि इसे और बेहतर होना होगा भी। और 5.5%, मतलब 7.5 करोड़ लोग का जो है के पास क्रेडिट कार्ड है, 7.5 करोड़ लोग क्रेडिट कार्ड है। 14.3 कॉमर्शियल बैंक पर लाख एडल्ट, प्रति लाख एडल्ट पर करीब
14 बैंक हैं, आप ऐसा कह सकते हो, और जो है 1.3 लाख बैंक की शाखाएं हैं, 52.6 करोड़। ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना में भी हमारे पास कितना है, लगभग 52.6 करोड़ बैंक अकाउंट्स, मतलब लगभग आधी जनसंख्या हो गई, होगी कि नहीं। सो मोटा मोटा अगर हम बात करें, लगभग आधी से कम है, लेकिन लगभग आधी जनसंख्या आप कह सकते हो। एडल्ट्स की अगर हम बात करें, तो एडल्ट्स की बात करें तो लगभग आधी जनसंख्या हो गई, क्योंकि बैंक अकाउंट में एडल्ट को हम आधार मानेंगे ना। तो ये जो है एक डेटा यहाँ पर है। और डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, मैंने अभी आपको बताया, आईएमएफ ने इसमें इंडिया की तारीफ की है कि इंडिया में डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, और जितना इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है उतना हम देख रहे हैं डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ा है। अब जिसे आप देखिए, और ये सच में ये इंटरेस्टिंग बात है, मैंने आपको मेरा मानना है कि आप कहीं जाइए, छोटे छोटे शहरों में दिखने लगा है कि आप गए, स्कैनर दिखाया आपने, तुरंत पेमेंट हो गया। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं भारत में डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन है, तेजी से बढ़ रहा है। तो जो है, तुम छोटे छोटे शहरों में मैं देख रहा हूँ जोमेटो आने लगा है, वहाँ भी जो है ना, और गिग वर्किंग बढ़ रही है। तो देखिए दोनों फायदे हैं। अब धीरे धीरे ये नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। अब जोमेटो भी जाहिर सी बात है नहीं चाहेगा कि सिर्फ हम होटलों से खाना लें, वो महिलाओं से खाना बनवाएंगे। जल्दी उस तरह से कंसेप्ट आ ही गया है, ऑलरेडी यूज़ किया जा रहा है। धीरे धीरे वो जब महिलाएं ज़्यादा उनके पास बोर्ड आ जाएंगी, ऑन बोर्ड आ जाएंगी, तो अगला स्टेप हो सकता है वो सोचेंगे कि हम जैविक कृषि कराते हैं और उसी सब्जी का इस्तेमाल किया जाए। तो जाहिर सी बात है, इससे क्या होता है, एक चेन बनती है, एक श्रृंखला बनती है। तो कहीं ना कहीं डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन के बड़े सुपरिणाम हम देख रहे हैं, इंडिया में दिखाई पड़ रहे हैं। और क्या क्या किया गया है इसमें, वही डिजिटल इंडिया मिशन है, मेक इन इंडिया है, आधार लिंकिंग है, KYC आ गया है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, डिजी लॉकर का बहुत सारा इस्तेमाल हो रहा है लोगों के द्वारा। तो यहाँ पर एक उन्होंने डेटा दिया है कि कैसे कितने लोग हैं। तो अगर आप देखें 5.7 CSCs हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स, जहाँ पे आप ये सारी एंट्री करा सकते हो। गांव में देखा होगा ना, लोक सेवा केंद्र इस तरह से जिसको आप बोलते हो, तो वो जो है 5.7 लाख हैं। 116.7 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं। आप सोचिए, 116 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर हैं इंडिया में। तो जाहिर सी बात है, अगर आप देखें 19 जो है उमंग के अंतर्गत हमारे पास जो है सर्विसेज के लिए 1984 वो हैं उमंग सेंटर्स हैं। इसके अलावा UPI ट्रांजैक्शंस काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। अब जाहिर से बताइए, रटने नहीं, आधार वाला आपको मानना चाहिए कि लगभग 140 करोड़ लोगों का आधार इशूड है, लगभग रफ आइडिया, वैसे 139.7। इसके अलावा डिजिटल लॉकर करीब जो है 29 करोड़ लोग यूज़ कर रहे हैं, और धीरे धीरे बढ़ ही रहा है डिजिटल लॉकर। अब तो धीरे धीरे मैंडेटरी भी करते जा रहे हैं शिक्षा नीति में, क्योंकि शिक्षा नीति में क्रेडिट सिस्टम वहीं अपलोड किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, शुरू से ही आपका एक डिजी लॉकर बना रहेगा। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल इतनी बड़ी, तो ये सब एक आपके पास एक अच्छा आंकड़ा है। अच्छा, इस तरह के आंकड़े इस्तेमाल कहाँ हो सकते हैं? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था में क्या क्या सहयोग हो सकता है, या कैसे वित्तीय समावेश तेज होता है, तकनीकी का क्या क्या हस्तक्षेप है, वहाँ पे इस तरह के आंकड़े इस्तेमाल हो सकते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रहनी चाहिए अनिवार्य रूप से। जैसे आपको पता होना चाहिए, लगभग 140 करोड़ लोगों का आधार जो है जारी है। आपको पता होना चाहिए कि लगभग 116 करोड़ लोग मोबाइल यूज़ करते हैं इंडिया में। CSCs का पता होना चाहिए कि मोटा मोटा अगर हम देखें तो करीब 6 लाख के आसपास आप कह सकते हो कि आपके पास CSCs हैं। 6 लाख का मतलब लगभग हर गांव पहुंच गए, क्योंकि भारत में करीब 6,40,000 गांव हैं। तो लगभग आप हर गांव के पास पहुंच गए कि नहीं, औसतन। तो ये मोटा मोटा बात रही है। UPI ट्रांजैक्शंस बढ़ा है, और माइक्रो फाइनेंस को लेकर उन्होंने बताया है कि माइक्रो फाइनेंस अच्छा काम कर रहे हैं। और आजकल एक साधन जो है, एक साधन दरअसल जो छोटे लोन हैं उनके लिए अगर एक तरह से मानक बनाया गया है कि अगर इन मानकों को पूरा करते तो उन्हें आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जाए। तो माइक्रो फाइनेंस में या लघु वित्त में एक मालेगांव समिति है। मालेगांव समिति की अपनी रिपोर्ट है 2012 की। उसके बाद से चाहे स्वयं सहायता समूह की हम बात करें, जो स्वयं सहायता समूह को ऋण दिए जाते हैं इन सब में, तो यहाँ पर उसका जिक्र है कि कैसे, अच्छा, इंडिया चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है अगर हम देखें विश्व में माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के जो है। तो इंडिया माइक्रो फाइनेंस सेक्टर
इंडिया का जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है वो सेकंड लार्जेस्ट है चाइना के बाद। चाहे स्वयं सहायता समूह हो, ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप होता है जब छोटे छोटे लोग साथ में आकर कर्जा ले रहे हो, उसको ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप कहा जाता है। इन सब के लिए मालेगांव समिति, हालांकि इकोनॉमिक सर्वे ने इसकी बात नहीं की, मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक भी किया कि वहाँ तो कहीं नहीं जिक्र था, पर मालेगांव समिति रिपोर्ट ने इन सब चीज़ों को पहले से स्पष्ट किया था और इसीलिए इंडिया का माइक्रो फाइनेंस सेक्टर बढ़ता दिखाई पड़ा है। अगर आप देखें तो इंडिया में जो माइक्रो फाइनेंस कवरेज है वो लगभग 50% घरों को कवर कर रहा है, 50% से ज़्यादा घरों को कवर कर रहा है वो जो टोटल कवरेज है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि स्वयं सहायता समूह, अब देखिए बांग्लादेश है, स्वयं सहायता समूहों ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। भारत में भी स्वयं सहायता समूह में तेजी से वृद्धि हो रही है और अब तो लखपति दीदी से हम और जोड़ रहे हैं 3 करोड़, तो जाहिर सी बात है 50% से ज़्यादा हाउस होल्ड स्वयं सहायता समूह से लाभान्वित होते हैं या ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप जैसी चीज़ों से लाभान्वित हो रहे हैं। और एक यहाँ रिपोर्ट है भारत माइक्रो फाइनेंस रिपोर्ट, ये अच्छा एक रिपोर्ट आती है भारत माइक्रो फाइनेंस रिपोर्ट, जो ये बता रही है कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, जो छोटे छोटे लोन देने वाले लोग हैं, ये 28 स्टेट, 5 यूटीज और 646 जिलों में फिलहाल कार्यरत हैं। मतलब पूरे देश में भी नहीं है। अब जैसे मान लीजिए वो जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र हो गए जहाँ पर आप देखते हो टर्बुलेंस रहता है, उधर कुछ क्षेत्र हो सकते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट में जहाँ थोड़ी कमी दिख सकती है, बट ओवरऑल आप कह सकते हो कि कवरेज है। पर हाँ, पूरे भारत में भी अखिल भारतीय कवरेज नहीं है, अभी और ज़्यादा काम करने की इसमें ज़रूरत है। तो ये यहाँ पर इसका जिक्र। अब ये आपके पास माइक्रो फाइनेंस का एक डेटा होना चाहिए, माइक्रो फाइनेंस का एक डेटा कहीं एक जहाँ आप रख लीजिए, जब भी जरूरत पड़े आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जो रूरल ओरिएंटेशन है, अगर हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में जाहिर सी बात है इनका ज़्यादा फोकस्ड अप्रोच है, उधर ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं और महिलाओं से संबंधित गतिविधि पर भी अतिरिक्त फोकस किया गया है। ये बात यहाँ पर दिखाई पड़ रही है कि इकोनॉमिक सर्वे ने चिन्हित किया। तो एक बार माइक्रो फाइनेंस वाली चीज़ आपके पास मोटा मोटा होना चाहिए कि माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, स्वयं सहायता समूह कैसे होते हैं, लखपति दीदी को इसमें ऐड कर सकते हैं, ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप की बात हो सकती है, इत्यादि इत्यादि। फिर मार्केट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया वही चीज़ें दी हुई हैं कि प्राइमरी मार्केट में क्या क्या चीज़ें हैं। प्राइमरी मार्केट में अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ ना कि कैसे इंडिया का जो प्राइमरी मार्केट है उसमें करीब करीब 66% की बढ़ोतरी है। मतलब आईपीओ तेजी से बढ़े हैं। आईपीओ बोलते हैं जब पहली बार कोई कंपनी आती है उसको आप प्राइमरी मार्केट बोलोगे। डेट इश्यूएंस बढ़ा है, इसका जिक्र है। रीट इनविट को मैंने बता ही दिया कि 5 गुना हो गए हैं लगभग। और सेकेंडरी मार्केट बढ़ा है, पर मैंने बताया कि यहाँ पर उन्होंने चिंता जताई है कि हालांकि अच्छी बात है कि इंडिया का कैपिटल मार्केट ग्रो कर रहा है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में छोटे निवेशकों को, इसको एक शब्द दिया है सेबी ने, मार्केट फ्रॉथिंग। फ्रॉथ बोलते हैं जब मार्केट एकदम से बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे, शेयर की कीमत बढ़ने लगे अप्रत्याशित रूप से, तो मार्केट फ्रॉथिंग हो रही है। इस बात की उन्होंने चिंता भी जताई है। हालांकि फ्रॉथिंग शब्द इकोनॉमिक सर्वे में नहीं यूज़ हुआ है, ये शब्द आपको वहाँ ज़्यादा दिखाई पड़ेगा जो सेबी की गाइडलाइंस है। पर इन्होंने भी चिंता जताई है कि अच्छी बात है कि भारत का स्टॉक मार्केट मैच्योर हो रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, इस समय दुनिया में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो छोटे निवेशकों ने ध्यान रखने की ज़रूरत है, कहीं ऐसे में विक्टिम ना हो जाए। टेक्नोलॉजी कैसे मदद कर रही है उसका इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि कैसे बहुत सारे मोबाइल फ्रेंडली ऐप आ गए हैं। इसके अलावा जो है एक सेबी का अपना ऑनलाइन सिस्टम है, स्कोर्स बोलते हैं उसको, जिसके माध्यम से आपको कोई कंप्लेन है आप वहाँ रजिस्टर करा सकते हो। इसके अलावा मार्केट ट्रेनर है स्मार्ट करके, जो बाजार में निवेश कैसे करें, क्या ध्यान रखें, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ की जानकारी देता है। आप देख रहे हो इसके अलावा जो है T+1 सेटलमेंट रेजीम आ गया। हालांकि जब ये लिखा था तब T+1 था, अब T+0 आ रहा है। अब तो ट्रेडिंग वाले दिन ही सेटलमेंट की बात हो रही है। तो T+1 सेटलमेंट है। पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीदा बेचा है तो अब एक दिन के अंदर ही पैसा सेटल हो जाता है, इसको सेटलमेंट साइकिल बोलते हैं। तो भी T+1 सेटलमेंट साइकिल है, उसका जिक्र उन्होंने किया हुआ है। और कैसे जो है सॉफ्टवेयर इत्यादि की, तो ओवरऑल ये बता रहा है। अभी ये कोई बहुत ऐसा, मैं इसको नहीं कहूँगा एग्जाम के लिहाज से कोई बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है, पर हाँ एक आपको अंदाज़ा होना चाहिए कैपिटल मार्केट इंडिया का ग्रो कर रहा है और उस ग्रोथ में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी काफ़ी बेहतर
सहयोग करती दिखाई पड़ रही है। तो ये जो है इसका जिक्र है। इसके अलावा जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो बढ़ा है लोगों का। सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी दी गई है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज ये कंसेप्ट आया था आप कह सकते हो 2018 में, और उसके बाद इसमें जैसे मान लीजिए कोई स्वास्थ्य में काम कर रहा है, कोई शिक्षा में काम कर रहा है, उसको पैसा नहीं मिल रहा है, और ऐसे लोग हैं जो इसमें पैसा लगाना चाहते हैं, तो उनके बीच की जो खाई है उसको पूरी करता है ये। इसका कंसेप्ट यूके में आया था। इंडिया में हमने देखा पूना के पास पिंपरी चिंचवाड़, वहाँ पहली बार सोशल स्टॉक एक्सचेंज दिखा था। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में एनजीओज हो सकते हैं, तमाम इससे जुड़े लोग हो सकते हैं, तो ये दिखाई पड़ रहा है कि उसमें भी बेहतर परफॉर्म हो रहा है, नो डाउट। सो ऐसे अच्छा ये कैसे करते हैं? आप इनको पैसा देते हो, तो चूंकि पैसा दे रहे हो, पैसा भी वापस नहीं आ रहा और कोई ब्याज भी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स। कुछ केस में आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिलता है तो उसको जीरो कूपन बॉन्ड, सोशल स्टॉक एक्सचेंज बॉन्ड कहेंगे। तो इस तरह से नाम दिए जाते हैं, पर लोग इसमें आ रहे हैं, लोग पैसा लगा रहे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन सब चीज़ों की देखरेख कर रहा है, उसका जिक्र है। गिफ्ट सिटी का अपना यूनिक सिस्टम है, मैंने आपको बताया कि अब वो फेमा के अंतर्गत क्या माना जाएगा कि इंडिया का रेजिडेंस नहीं है, वो इंडिया की रेजिडेंसी में नहीं जोड़ा जाता है फेमा के अंतर्गत फॉरेन एक्सचेंज के लिए। हालांकि वहाँ जो गतिविधि होगी वो तो जीडीपी में जुड़ेगी, ऐसा मत सोचिएगा कि जो वहाँ गतिविधि वो जीडीपी में नहीं जुड़ेगी, लेकिन टैक्स के संदर्भ में वो यहाँ का नहीं माना जाएगा, और जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में होता है, और उनके लिए उनका अपना तरीका है। और आईएफएस इसके लिए जो है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में ही इसको हमने एक अलग से रेगुलेटर भी बनाया हुआ है इसके लिए। करीब 12 देशों में इसका जिक्र होना चाहिए कहीं। अगर आप देखें तो यहाँ पे है कि सेटअप हियर एज आउटसाइड द कैपिटल कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन एंड कैन कंडक्ट बिजनेस इन एनी ऑफ द 11 नोटिफाइड फॉरेन करेंसीज। तो 11 और इंडिया मिला के जो 12 हो गए, तो 11 देशों की जो विदेशी मुद्राएं हैं, 11 विदेशी मुद्राएं चिन्हित, उनमें आप इनका लेन देन कर सकते हो। और वो पूरा अलग से एक मान लीजिए कि एक बिजनेस जोन माना जाता है, जहाँ पर आप आते हो। नहीं, अभी बेल्जियम ने अपना कॉन्सुलेट खोला है, वहाँ पे बहुत सारे देश आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वहाँ से पैसा लाएंगे, वहाँ से उस पैसे का प्रबंधन किया जाएगा। तो बड़ा अच्छा एक जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर या गिफ्ट इसको बोला जा रहा है। ये बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है। इससे क्या हो रहा है, हमारे पास एफडीआई एफपीआई फ्लो बढ़ा है, तो उसका जिक्र है। इंश्योरेंस में मैंने भी बताया कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में थोड़ी कमी आई है, कितनी 4.2 से 4 हुआ, पर उतना ध्यान। और ये जो है इंश्योरेंस डेंसिटी वो बढ़ रही है, 91 से 92 हुई है। इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होती है, प्रति व्यक्ति प्रीमियम भुगतान कितना हो रहा है, उसको इंश्योरेंस डेंसिटी कहते हैं। और कितने लोगों के पास बीमा है, उसको आप जो है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के रूप में देखते हो। तो यहाँ पर ओवरऑल इंडिया में जो है इंश्योरेंस सेक्टर बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। इंश्योरेंस फॉर ऑल की भी हमने बात कर ही ली। प्रधानमंत्री जो है आई होप आप जानते हो, आयुष्मान के अंदर तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य है, वो मेडिकल इंश्योरेंस कराता है, इसकी वजह से इंश्योरेंस भारत में बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। क्रॉप इंश्योरेंस है, अभी हमने फसल बीमा है, पशुधन बीमा को भी हमने सुनिश्चित किया है। इसके अलावा बीमा सुगम, बीमा वाहक, बीमा विस्तार, ऐसे बहुत सारी कोशिश हो रही ताकि हम इसको एक बीमा का ट्रायंगल कहा जा रहा है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि बीमा को और आगे ले जाए। इनफैक्ट जो इस बार मेंस लिख रहे हो उनके लिए तो इंश्योरेंस सेक्टर पर एक सवाल बन सकता है कि भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं में इंश्योरेंस सेक्टर क्यों महत्वपूर्ण भी है, और क्यों, क्योंकि बहुत कुछ किया जा रहा है इंश्योरेंस सेक्टर को और आगे। और यहाँ पर मैं याद दिलाऊं कि इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई भी अलाउड है 74% तक ऑटोमेटिक रूट से। तो यहाँ पर उसका भी जिक्र है कि कैसे किया जा रहा है। पेंशन सेक्टर मैंने आपको बताया कि ओवरऑल पेंशन सेक्टर में सुधार हुआ है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। यहाँ पर एक इन्होंने हवाला दिया है इंटरनेशनल रिपोर्ट का। एक होता है फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल, ये फोरम है जो है ये देखता है कि ओवरऑल वित्तीय स्थिरता कितनी है। सो द फाइनेंस, यहाँ पर आप देखिए कि इसका जो मैंडेट है वो किस लिए होता है कि ओवरऑल आपके यहाँ वित्तीय स्थिरता कितनी है। तो ये बता रहा है कि हाँ, इंडिया का ओवरऑल वित्तीय स्थिरता में सुधार है। आरबीआई का रोल क्या है उस पर बताया। आरबीआई अपनी तरफ से भी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालती है 2004 से ही।
तो आरबीआई की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रोल है वो कैसे काम कर रही है। तो ये जो आपका फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल है, ये ओवरऑल देखता है पूरे विश्व में कि क्या स्थिति है वित्तीय स्थिरता की बेसल मानकों के अंतर्गत। तो यहाँ पर उसका है कि फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, ये इन्होंने बताया है। तो 3 बातें मैं कह रहा हूँ यहाँ पर। एक, मैं कह रहा हूँ कि भारत का अपना आरबीआई का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो बताता है कि वित्तीय स्थिरता कितनी, जोखिम कितना है, इत्यादि इत्यादि। दूसरा, एक आपका फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल है, ये एक फोरम है जो ये देखता है कि ओवरऑल वित्तीय स्थिरता की क्या स्थिति है, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो, कैसे है, माइक्रो फाइनेंस कैसे काम कर रहा है, कितना एनपीए है, कितना रिस्क है, इत्यादि इत्यादि। और एक आपका फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम इंडिया के लिए, ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कराता है उन देशों के लिए सिर्फ जो वैश्विक वित्तीय बाजार में बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। जैसे इंडिया महत्वपूर्ण है ना, इंडिया है, चाइना है, यूएसए है, जापान है, ये सब महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो जो महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं उनको बोला जाता है सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट। तो वहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम ये समझने की कोशिश करता है हर 5 साल में एक बार कि ओवरऑल क्या स्थिति है वित्तीय स्थिरता की। भारत के संदर्भ में भी उन्होंने रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट जारी कौन करता है? ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक मिलके। और अगर हम इंडिया को देखें तो 2011-12 में अच्छा, ये क्यों आया था इसको भी थोड़ा समझ लेंगे तो शायद चीज़ें कनेक्ट करना आसान हो जाएगा। एफएसएपी वो लेके आया गया था 2008 की क्राइसिस के बाद, कि हम हर 5 साल में देखेंगे कि जो बड़े बड़े देश हैं उनके जो बैंक वगैरह उनकी क्या स्थिति है, ताकि अब 2008 जैसी स्थिति ना आए कभी। तो उसके लिए अगर आप देखो तो यहाँ पर 2011-12 में जो पहली बार किया गया था, उसके बाद सेकंड राउंड 2017 में और थर्ड राउंड 2023-24 में, तो हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अब ये एक चीज़ हो सकता है कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ, फाइनेंशियल जो पीटी के लिहाज से अगर मैं कहूँ तो ये भी एक महत्वपूर्ण डेटा है, फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम। मेंस में इस तरह की चीज़ें सीधे से तो नहीं पूछी जा सकती, पर आप लिख सकते हो। आप कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में लिख रहे हो, वित्तीय क्षेत्र के बारे में लिख रहे हो, वित्तीय क्षेत्र के बारे में, तो वहाँ आप इस डेटा को ऐड कर सकते हो कि फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम फॉर इंडिया क्या है, इसका क्या महत्व है, इत्यादि। ओवरऑल यहाँ पे वही है कि फिर कैसे एनपीए में कमी आई, इंश्योरेंस बेहतर हुआ है, बैंकिंग सिस्टम बेहतर हुआ है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स ठीक काम कर रहे हैं। बजट में आप मोर देन 100 ब्रांचेस ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट सिस्टम की बात कही गई है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। ये निसंदेह सहयोग करेगा वहाँ पे वित्तीय समावेश को सुनिश्चित करने की, ये बजट ने कहा है। तो पूर्वोत्तर की आप कुछ बात कर रहे हो, वहाँ पे आप इसको जोड़ सकते हो। क्रेडिट गारंटी स्कीम मैंने अभी आपको बताया, स्केल अप की गई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी। मुद्रा लोन, एक मुद्रा लोन होता है, आप जानते हो, जिसमें 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता था, उसको इन्होंने जो है 20 लाख कर दिया मुद्रा लोन में। सो मुद्रा लोन की अब नई सीमा क्या है? तरुण के अंतर्गत 20 लाख, पहले 10 लाख थी, तो इसका होता है 50,000, 5 लाख, 10 लाख, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 20 लाख। ये एक जो है मुद्रा लोन के अंतर्गत सिडबी नई शाखाएं खोलेगा, ताकि सिडबी जो है बनाया गया था 1990 में, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ताकि जो है सुनिश्चित किया जा सके कि जो छोटे लघु उद्योग हैं उनको ऋण मिल सकता है। ये आप इसको डीएफआई बोलते हो कि डीएफआई है ये। और कैसे आईबीसी को ठीक किया गया जो है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, जो है आप देखो एनपीएस की बात बजट ने भी की थी, और एनपीएस वात्सल्य जो है माइनर्स के लिए भी स्टार्ट किया गया। ये एक मुझे लगता है बड़ा अच्छा एक डेवलपमेंट है कि उतना देर का, जैसे आप सोचो अगर पेरेंट्स छोटे से ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बच्चे के लिए भी, बच्चों के लिए भी, तो एक एज के बाद वो बहुत सहयोगी हो जाएगा कि नहीं बच्चे के लिए। तो एनपीएस वात्सल्य की बात बजट में की गई है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है आपको समझ में आ गया, सीआरआर और आईसीआरआर समझ में आ रहा है क्या होता है, एसएलआर आप जानते हो जो बैंकों को अपने पास रखना होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? जिसके माध्यम से खुले बाजार में खरीद बेच के हॉकिश और डॉविश आरबीआई हो सकती है। रेपो दर, जिस दर पर आरबीआई शॉर्ट टर्म में लोन देती है। रिजर्व मनी बोलते हैं जो M0 पैसा होता है। ब्रॉड मनी क्या है? यहाँ पे वही इक्वेशन दिया हुआ कैसे किया जाता है। मनी मल्टीप्लायर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, प्राइवेट प्लेसमेंट्स जो है। इसके अलावा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी। सो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज द मेजर एज पर परसेंटेज ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम टू जीडीपी,
कि जीडीपी के संदर्भ में इंश्योरेंस प्रीमियम कितना जा रहा है, और इंश्योरेंस डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ प्रीमियम टू पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन के कंटेक्स्ट में कितना प्रीमियम जा रहा है उसको आप बोलोगे। उसमें जो भी आप इंश्योरेंस प्रीमियम लोग दे रहे हैं टोटल डिवाइडेड बाय जनसंख्या, तो हमें क्या मिल जाएगा, इंश्योरेंस डेंसिटी। और जीडीपी के सापेक्ष में कितना दे रहे हैं लोग उसको क्या बोलेंगे, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। तो ये मोटा मोटा बात रही कि हाँ क्या आशय है टर्मिनोलॉजीज का। ठीक, तो ओवरऑल बड़ा चैप्टर था, और हालांकि मैं फिर कहूँगा कि इस चैप्टर का महत्व, इससे आप तब ज़्यादा लाभान्वित हो तो जब आपने पहले अपने रूटीन कक्षाओं में चीज़ें पढ़ ली हैं। नहीं तो जिसको भी फाइनेंशियल इंटिमिडेशन ही नहीं पता है उसको शायद ये बहुत बोरिंग लगेगा चैप्टर पढ़ते। तो वहाँ पर आपको पहले चाहिए कि आप अपने रूटीन कक्षाओं में जहाँ भी पढ़ रहे हैं उसको पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद इस चैप्टर को देखिए। और इसी साल, भले ही आप अगले साल भी इम्तिहान दे रहे हो तो भी इसी साल के जो मुख्य बातें हैं कम से कम इस डॉक्यूमेंट से उसको आप लिख लीजिए, फिर अगले साल कुछ एक बातें आएंगे उसको ऐड कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे चीज़ों की रिवीजन भी होते रहते हैं और आपकी स्पष्टता भी बढ़ती है। तो ये मोटा मोटा बातें एक बार देख लेते हैं फटाफट, बताइए मुझे कुछ क्वेश्चंस को भी। द गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर इज यूनिक, ये अपने आप में यूनिक है, क्यों? इट इज डेजिग्नेटेड एज ए रेजिडेंट जोन अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सही है कि गलत है? ये इंडिया का रेजिडेंट जोन है या नॉन रेजिडेंट जोन है? माना जा रहा है, यहाँ पे नहीं माना जाएगा, यहाँ का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा ना, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ये रेजिडेंट जोन नहीं है, रहा है इंडिया में, लेकिन ऐसा है कि इंडिया की रेजिडेंसी में इसको नहीं जोड़ा जा रहा, टैक्स के लिहाज से, जीडीपी के लिहाज से जोड़ा जाएगा। इट इज अंडर द रेगुलेटरी परव्यू ऑफ द डेडिकेटेड एंड यूनिफॉर्म फाइनेंशियल रेगुलेटर। हाँ, इसके लिए अलग से रेगुलेटर बनाया गया IFSCA, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। इट हैज ए सेपरेट टैक्स रेजिम। हाँ, तो 2 और 3 सही हैं, पहला गलत है, तो आंसर हो गया बी। द सोशल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज अंडर द रेगुलेटरी एम्बिट ऑफ RBI। नहीं, आप जानते हो स्टॉक मार्केट में है तो सेबी के अंतर्गत है। एम्स टू ब्रिज द फाइनेंशियल गैप फॉर सोशल इंटरप्राइजेस। हाँ। अलाउ लिस्टिंग ऑफ ओनली फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस। नहीं, ओनली फॉर प्रॉफिट के लिए नहीं है, ये उनके लिए भी है जो NGOs वगैरह भी हो सकते हैं, तो सिर्फ प्रॉफिट वाले नहीं। सो जो भी सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हो उनके लिए आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो। तो इसमें जो है पहला गलत है, तो 2 ओनली हो गया। According to the economic survey, which of the following is correct trend in India's financial sector? The role of capital market is declining in credit support. ये तो वैसे भी नहीं है, ये तो बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है। मतलब जो पूंजी बाजार है उसका रोल बढ़ रहा है, घट तो नहीं रहा है। शेयर ऑफ इंश्योरेंस एसेट इन GDP इज हायर देन इन USA। ये स्वभावता नहीं होगा, जाहिर से मतलब USA का इंश्योरेंस सेक्टर हमसे काफ़ी बड़ा है। डोमेस्टिक क्रेडिट टू द प्राइवेट सेक्टर एज ए परसेंटेज ऑफ GDP हैज़ इंक्रीज्ड। जो प्राइवेट सेक्टर को लोन है, मैंने आपको बताया कि वो बढ़ रहा है GDP के संदर्भ में। और पेंशन फंड एसेट शेयर इज GDP हायर देन इन द UK। सो अगर हम देखें तो ये जो UK की बात है, एक बार इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि हालांकि इसमें स्टेटमेंट वैसे टेक्निकली गलत होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको एक बार वहाँ से भी देखना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से भी क्या कह रहा है। सो द पेंशन फंड एसेट शेयर इन GDP, द पेंशन फंड एसेट शेयर इन GDP इज हायर देन इन द UK। टेक्निकली तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ना एक बार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आंसर, आप आंसर क्या बोल रहे हैं इसका? अच्छा, ऑलराइट, सॉरी मेरी गलती, क्योंकि इसमें तो एक ही स्टेटमेंट देखना था ना। हाँ, ठीक बात है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर? रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इज डिक्लाइनिंग इन द क्रेडिट सपोर्ट। ये तो जाहिर सी बात है, वैसे ही गलत है। द शेयर ऑफ इंश्योरेंस एसेट इन GDP इज हायर देन, हो ही नहीं सकता, वहाँ तो सब कुछ अमेरिका में इंश्योरेंस पे ही है। डोमेस्टिक क्रेडिट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एज ए परसेंटेज ऑफ GDP हैज इंक्रीज सिंस 2010, तो ये तो सही है। और पेंशन फंड एसेट शेयर इन GDP, तो फिर स्टेटमेंट तो गलत है। तो मोटा मोटा क्योंकि UK आने के बाद मुझे लगा कहीं हो सकता है थोड़ा क्लोज हो, क्योंकि वहाँ का जो पेंशन सिस्टम है UK का वो थोड़ा सा कन्वेंशनल टाइप का है।
With reference to the insurance sector in India, consider the following statement. Overall insurance penetration in India has increased in financial year 2023 to फाइनेंशियल ईयर 2022. सही गलत है? गलत है, क्योंकि थोड़ा सा कम हुआ है, मैंने बताया 4.2 से 4 हुआ है. तो पहला स्टेटमेंट गलत है. इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू हैव द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंश्योरेंस सेक्टर अमंग G20. ये सही है. तो 2 ओनली. With reference to microfinance in India, which of the following statement is correct? इंडिया का माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इज लार्जेस्ट ग्लोबली. नहीं, दूसरे नंबर पे. चाइना के बाद हम दूसरे नंबर पर हैं. माइक्रो फाइनेंस कवरेज इन इंडिया इज लेस देन 25. नहीं, इट्स मोर देन 50%. मेन कंस्टिट्यूट द मेजोरिटी ऑफ माइक्रो फाइनेंस. नहीं, फीमेल्स हैं, मतलब स्वयं सहायता समूह वगैरह को ज़्यादा मिल रहा है. और MFI इज ऑपरेटिंग इन मोर देन 600 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस इंडिया. सो 646 डिस्ट्रिक्ट्स थे. तो हाँ, याद है 646 जिलों में काम कर रहे थे. तो मोटा मोटा ये रहा कि हाँ क्या है चैप्टर, क्या है इसका, क्या क्या जो है. मैं फिर कहूँगा कि इसका ज़्यादा लाभ आपको तब मिलेगा जब आप पहले अपने रूटीन कक्षाओं में जहाँ भी पढ़े हैं, जो भी नोट्स हैं उनको एक बार देख लीजिए. आपको मौद्रिक नीति की चीज़ें ध्यान आए. यहाँ इस चैप्टर ने ओवरऑल बताने की कोशिश की है कि गए वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की मौद्रिक नीति ठीक ठाक रही. इसने ये भी संक्षेप में बताया कि कैसे मौद्रिक नीति ठीक करने में रेपो दर का कांस्टेंट 6.5 पर रखना जो एक बड़ी कॉल थी उसको माना गया है. और कैसे जो है ओवरऑल भारत में आप कह सकते हो कि अब हम इन्फ्लेशन को टेम कर पाए हैं. ओवरऑल मनी सप्लाई में बढ़ोतरी हुई है. उसका एक रीज़न 2000 रुपये के नोट का जमा होना भी था. और वहाँ पे ICRR का भी हवाला दिया गया कि कैसे उसके माध्यम से भी जो महंगाई संभव हो सकती थी उसको रोका गया है. थोड़ा जिक्र इस बात का है कि M0 में बढ़ोतरी हुई है. और ओवरऑल इसके बाद फिर अगला जो पार्ट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर देखो तो 10 हिस्से में दिखाई पड़ेगा आपको. तो जो अगला पार्ट है उसने सब वित्तीय मध्यस्थ कैसे काम कर रहे हैं, कैसे हमारे यहाँ पर ओवरऑल वित्तीय मध्यस्थों के NPA में कमी आई. बहुत बड़ा आंकड़ा है 2.8%. उसको इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए. कहाँ 11, कहाँ 2.8. तो वहाँ इतना नीचे आए हैं. कैसे ओवरऑल क्रेडिट एग्रीकल्चर में लगभग दोगुना हो गया है. लगभग दोगुना हो गया है अगर हम 2021 से देखें तो. ये आपको बताया गया है. प्लस जो है हालांकि NPA कम हुआ पर कृषि NPA भी 6.5% के आसपास है. ये आपको डेटा ध्यान रखना होगा. और ओवरऑल MSME सेक्टर को हमने लोन बढ़ाया है, इसका जिक्र है. फिर उसके बाद इसने बताया कि हाँ इंश्योरेंस सेक्टर में क्या हो रहा है, वित्तीय समावेश के लिए क्या हो रहा है, और क्या है पेंशन सेक्टर में, और ओवरऑल कैपिटल मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है. तो ये पूरा चैप्टर था. आई होप बात समझ में आ रही है, स्पष्ट हो रही है. चलिए अगला जो चैप्टर है जिस पर हम बात करना चाहेंगे, इसमें बहुत नहीं है, फटाफट इसको देख लेते हैं ताकि हम समय रहते वाइंड अप कर सकें इसको. अब ब्रेक लेना कोई बहुत तो बनता नहीं है, ख़त्म ही करते हैं, 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा. कोई से बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है. तो अगला जो चैप्टर है जिस पर हम बात करना चाहेंगे वो है आपका मुद्रास्फीति से जुड़ा हुआ. मुद्रास्फीति के बारे में पहले तो कुछ बेसिक बातें आपको यहाँ समझ में आनी चाहिए. पहले उन चीज़ों को समझ लेते हैं. पहले तो मुद्रास्फीति कहते किसे हैं? वस्तुओं की कीमतों में जो वृद्धि हुई हो. और मुद्रास्फीति मुख्य रूप से 2 कारणों से होती है. एक आप जिसको बोलते हो पुल फैक्टर, डिमांड पुल फैक्टर, और एक आप जिसको बोलते हो कॉस्ट पुश फैक्टर. आप कह सकते हो लागत जनित मुद्रास्फीति, और एक जिसको आप कह सकते हो मांग जनित मुद्रास्फीति. जो मुद्रास्फीति का मापन होता है इंडिया में अगर हम बात करें तो 2 बड़े इंडिकेटर हैं. एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक है CPI. ये मॉस्पाई द्वारा दिया जाता है. और चूंकि CPI ही मौद्रिक नीति का आधार है इसलिए CPI पे ज़्यादा बात होती है. CPI में कुल मिला के 6 घटक होते हैं. पर यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर ध्यान दिलाऊं कि ये जो CPI है ये 3 तरह से निकालते हैं. एक CPI ग्रामीण, एक CPI शहरी, और तीसरा जिसको आप बोल सकते हो CPI समग्र. और इसके अलावा 3 और प्रकार भी होता है CPI का. वो निकाला जाता है लेबर ब्यूरो द्वारा, जिसको हम बोलते हैं CPI औद्योगिक मजदूर या इंडस्ट्रियल वर्कर,
सीपीआई कृषि मजदूर और सीपीआई ग्रामीण मजदूर। ग्रामीण मजदूर ये निकालता है आपका लेबर ब्यूरो, ये निकालता है मॉस्पाई। इसके लिए बेस ईयर है 2012 इज इक्वल टू 100, ऐसे लिखा था बेस ईयर को, 2012 इज इक्वल टू 100। और इसके लिए बेस ईयर है 2015-16 और इन दोनों के लिए बेस ईयर है 1986। तो मोटा मोटा ये जो है एक आपको रूटीन कक्षाओं में पढ़ते हो, ये जो आपका सीपीआई है इसमें 6 चीज़ें जोड़ी जाती हैं। एक तो खाद्य एवं पेय पदार्थ, खाद्य एवं पेय पदार्थ है। अन्य चीज़ें हैं, अन्य में बहुत सारी चीज़ें आ गई, दवाइयाँ हैं, सेवाएं हैं, तमाम वो आता है। इसके अलावा जो है आपका कपड़े, जूते, इसके अलावा गुटखा जो है, पान, गुटखा, तंबाकू, इन सब चीज़ों को रखा जाता है। जो भी आपके जो है पान है, गुटखा है, तंबाकू है, इस तरह की जो चीज़ें हैं। और इसके अलावा विद्युत एवं ऊर्जा की जितनी भी चीज़ें हैं, और इसके अलावा एक होता है आवास। तो ये जो 6 चीज़ें हैं, 6 में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? खाद्य का। सबसे ज़्यादा वेटेज खाद्य का है। आवास का जो आंकड़ा है ये ग्रामीण के लिए नहीं निकाला जाता, इसलिए ग्रामीण में खाद्य का वेटेज और बढ़ जाता है। खाद्य का वेटेज और बढ़ जाता है। अगर हम सबको मिला के निकालें तो उसको बोलेंगे हेडलाइन। हेडलाइन। और इसमें से अगर हम खाद्य और फ्यूल को घटा दें, फ्यूल यहाँ वाला जो घटक है और खाद्य को घटा दें तो शेष बचेगा, उसको बोलेंगे कोर इन्फ्लेशन, कोर सीपीआई। ये रूटीन बातें हैं जो आपको थोड़ा पहले बैकग्राउंड में पता होना चाहिए इस चैप्टर को ठीक ठीक समझने के लिए। हमारी जो मौद्रिक नीति है वो कहती है कि 2 से 6 के बीच में आपका 2 से 6 के बीच में आपका सीपीआई रहना चाहिए, औसतन 4, औसतन 4। तो आरबीआई की जिम्मेदारी है कि सीपीआई को इस बीच में रखें। तो जाहिर सी बात है चैप्टर बताएगा कि सीपीआई में क्या स्थिति रही होगी, ओवरऑल क्या स्थिति रही है, सीपीआई इतने बाद दायरे में आया है कि नहीं आया। एक चीज़ जो यहाँ पर समझने योग्य है कि जो हम खाद्य के लिए अलग से सीपीआई निकालते हैं उसको हम बोलते हैं सीएफपीआई। जो है ये क्या हुआ? आपका खाद्य का सीपीआई हुआ, सो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। सो जो सीएफपीआई है इसका अपना अलग महत्व हो गया। ऐसे डब्ल्यूपीआई में भी होता है, सबको मिला के डब्ल्यूपीआई, और अगर उसमें हम खाद्य और तेल को निकाल दे तो शेष बचेगा, उसको कोर। डब्ल्यूपीआई को हम 3 हिस्सों में देखते हैं कि इसमें प्राथमिक वस्तुएं कितनी हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स, उसमें विनिर्माण की वस्तुएं कितनी हैं। सो डब्ल्यूपीआई जो है इन बेसिस पर निकाला जाता है कि उसमें प्राइमरी वस्तुएं कितनी, विनिर्माण की वस्तुएं कितनी हैं। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो यहाँ पर भी उसी बात का जिक्र है कि डब्ल्यूपीआई क्या है, सीपीआई क्या है, कैसे निकाला जाता है, उसे क्या क्या घटक होते हैं। तो अगर हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे जाएं तो वहाँ पर इस चीज़ को पहले बताया भी है थोड़ा क्या होता है। तो यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ कही है। अच्छा, थोड़ा पृष्ठभूमि में एक चीज़ और भी जान लेते हैं कि पिछले यूक्रेन वॉर जब से चल रहा है तब से हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ी। एक तो कोविड के बाद से फिर अनिश्चितता जो है यूक्रेन वॉर की वजह से, और एक और बहुत बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है, और इसीलिए तमाम ऐसे आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि दुनिया में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ रही है, खाने की चीज़ें महंगी हो रही हैं। अब जैसे हमारे यहाँ यूक्रेन से बहुत सारा तेल आता था, सूरजमुखी आता था, वो अब नहीं आ रहा। तो आप देखिए तेल महंगा हो गया। जो इडिबल ऑयल है, जो खाने का तेल है, वो काफ़ी महंगा हो गया इंडिया में। दलहन की समस्या दिखाई पड़ रही है, दलहन की समस्या है। तो वो सब एक रीज़न है कि हमारा फूड इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। एक चीज़ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने इस बार बोली जो थोड़ा चौंकाने वाली थी, हालांकि उनका ये कहना है कि हम बजाय कुल सीपीआई पे ध्यान देने के क्यों ना सिर्फ कोर सीपीआई पे ध्यान दें, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में अभी रहेगा, कुछ दिन ये भी चलेगा। जलवायु परिवर्तन की वजह से ये भी चलता दिखाई पड़ेगा। तो उनका ये कहना था बजाय इन सब चीज़ों के हम कोर इन्फ्लेशन पे ज़्यादा ध्यान दें और कोर को आधार बनाए मौद्रिक नीति में। हालांकि आरबीआई ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया। तो जो है यहाँ पर उस बात की बात आई है। तो अगर ओवरऑल देखें तो चैप्टर में उसी बात का जिक्र है कि कैसे पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि
फूड प्राइसेस बदले हैं। तो इन्होंने बताया कि जो पैंडेमिक था, एक तो कोविड, उसके बाद जियोपॉलिटिकल टेंशन, वो यूक्रेन वॉर हो गया, उधर इसराइल में जो हो रहा है, उन सब के चलते आप देखो कि इन्फ्लेशन को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल था। पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही थी। हालांकि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं चीज़ें थोड़ी स्थिर हुई हैं। तो यहाँ उसका जिक्र है कि कैसे पूरे दुनिया में महंगाई, हालांकि भारत में मौद्रिक नीति ने भी और राजकोषीय नीति ने दोनों काम किया है, जिसकी वजह से हम थोड़ा महंगाई को नियंत्रित करते दिखाई पड़ रहे हैं। इस बात का जिक्र आपको इकोनॉमिक सर्वे करता दिखाई पड़ता है कि कैसे बेहतर प्राइस मॉनिटरिंग, तो क्या क्या किया गया है। एक तुमने पहले बताया है कि चाहे बड़ी इकोनॉमीज हो, एडवांस इकोनॉमीज अमेरिका जैसी, या जो है इमर्जिंग मार्केट हो इंडिया जैसा, ये सब धीरे धीरे अब अपने इन्फ्लेशन टारगेट की तरफ आ रहे हैं। मतलब महंगाई पूरी दुनिया में जो अभी तक बढ़ी हुई थी वो धीरे धीरे अब कम होती दिखाई पड़ रही, चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हो रही हैं। हालांकि देखना होगा कि इजराइल वॉर की वजह से फिर आगे क्या उसके कंसिक्वेंस आते हैं। इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो वैश्विक जो मुद्रास्फीति की दर उससे कम है, उससे कम है, तो स्वतः ही अपने आप में एक बड़ा निर्णय होगा कि जो वैश्विक मुद्रास्फीति की दर है उससे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट कम है। एक इन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी नोटिस की यहाँ पर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में इसका एक ग्राफ भी दिखेगा आपको, कि जो क्रॉस कंट्री इन्फ्लेशन है, मतलब हम जो चीज़ें बाहर से मंगाते हैं उसका जो प्रभाव आता है, या मान लीजिए किसी देश में महंगाई है और वहाँ से मंगा रहे तो हमें भी तो महंगा मिलेगा। तो जो क्रॉस कंट्री इन्फ्लेशन है, एक देश की महंगाई का दूसरे देश पे जो प्रभाव पड़ता है, उसका जीडीपी से नकारात्मक संबंध है। और तो सीधी सी बात है, अगर जीडीपी बढ़ेगी तो मुझे आयात कम करना पड़ेगा ना, आयात कम करना पड़ेगा, और अगर आयात कम करना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन कम होगा। एक तो ये हो गया। अगर जीडीपी ज़्यादा बढ़ती है और मैं निर्यात ज़्यादा करता हूँ तो मेरे पास विदेशी मुद्रा ज़्यादा होगी, तो मेरा रुपया भी मजबूत होगा। तो मतलब कुल मिलाकर बड़ा अच्छा सा एक डेटा उन्होंने दिया हुआ कि कैसे क्रॉस कंट्री इन्फ्लेशन, मतलब एक देश की मुद्रास्फीति का दूसरे देश पर प्रभाव कम हो जाता है अगर उस देश की अपनी जीडीपी में बढ़ोतरी हो रही हो। तो निगेटिव रिलेशनशिप की इन्होंने बात की है। अच्छा, बड़ा मतलब जिसको ना स्टूडेंट्स डिलाइट, जिसको पढ़ने में मजा आए, बड़ा अच्छे से लिखा हुआ पूरे पैराग्राफ को कैसे होता है। इसके अलावा अगर हम इंडिया का इन्फ्लेशन टारगेट देखें तो इन्फ्लेशन टारगेट के अंदर था, हालांकि फूड इन्फ्लेशन हमको बढ़ता दिखाई पड़ा। करीब अगर हम देखें तो 7.5% के आसपास फूड इन्फ्लेशन है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 7.5% फूड इन्फ्लेशन था। अगर हम 2022 में देखें तो 3.8% का इंक्रीज था। सीपीआई में इन्होंने बताया कि हालांकि चीज़ें ठीक थी, लेकिन जो है इंडिया का इन्फ्लेशन रेट जो है 1.4% के रेट से बढ़ा है, जो कि आपको ग्लोबल एवरेज से कम है। तो आप कह सकते हो ओवरऑल सीपीआई ठीक थी, रेंज में ही थी, 6 के नीचे थी, लेकिन फूड इन्फ्लेशन जरूर बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से सीपीआई भी बढ़ा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बहुत वेटेज है सीपीआई में खाने का वेटेज ज़्यादा है, इसलिए सीपीआई में आपको वो बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर इन्होंने वही चीज़ कही कि कैसे जो है, अच्छा जो कोर चीज़ें हैं, कोर में कुछ वस्तुएं हैं, कुछ सेवाएं हैं। तो वस्तुओं में आपका जो है सीपीआई में वस्तु सेवाएं दोनों आते हैं, डब्ल्यूपीआई में सिर्फ वस्तुएं आती हैं। तो सीपीआई में जैसे कोर वस्तुओं, कोर का मतलब क्या, खाना और तेल को छोड़कर, तो जैसे मान लीजिए खाने बाद जो आपकी कपड़े लगते हैं, जूते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये आपके क्या हो गए, कोर ड्यूरेबल्स। और जो आपके खाने पीने की चीज़ है वो हो गया कोर नॉन ड्यूरेबल। एक शब्द होता है नॉन ड्यूरेबल और ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब जिनकी औसत आयु 3 वर्ष से अधिक हो, उसको हम बोलते हैं ड्यूरेबल वस्तु, जैसे टीवी है, फ्रिज है, ये सब। और नॉन ड्यूरेबल का मतलब जिनकी औसत आयु 3 वर्ष से कम हो, जैसे कि टूथपेस्ट है, टॉयलेटरी आइटम्स हैं, खाने की चीज़ें हैं, ये सब। तो कोर में तो जाहिर सी बात है, अगर हम बात करें तो कोर, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, उसमें आप देख रहे हो कि जो महंगाई की दर थी वो कम होती दिखाई पड़ रही है। और ये भी दिख रहा है साथ ही कि जो कोर सर्विसेज हैं, जो आपकी कोर सर्विसेज हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब में भी जो महंगाई बढ़ी हुई थी वो कम होती दिखाई पड़ रही। तो यहाँ उन्होंने बताया है कि जो कोर इन्फ्लेशन है उसमें अगर हम देखें तो 9 वर्ष के निचले दर्जे पर आ गया। महंगाई की बात हो रही है, नहीं देखिए, मुद्रास्फीति का कम होना ये नहीं बता देता कि कीमतें निगेटिव हो गई हैं, कीमतें नहीं घट जाती, जो कीमतों में वृद्धि की दर है वो कम हो जाती है।
अगर हम पिछले महीने से तुलना करें या पिछले वर्ष से तुलना करें तो ये कन्फ्यूज मत होइए कि कीमतें कम हो गई तो मतलब चीज़ें 100 रुपए की थी 90 रुपए मिलेंगे, तब तो हम नेगेटिव मुद्रास्फीति हो गई। जो 100 रुपए से 105 रुपए पिछले बार बढ़ी थी वो इस बार 105 से 5% नहीं बढ़ेगी, कम ही बढ़ेगी, तो हम कहेंगे मुद्रास्फीति कम हो रही है। आई होप ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इस मुद्रास्फीति कम होने का मतलब बिल्कुल नहीं कि चीज़ें सस्ती मिलने लगी, जो कीमत बढ़ती उतनी नहीं बढ़ी है, वही सस्ता आपको उसको मानते हो। तो कोर सर्विसेज इन्फ्लेशन जो है वो कहीं ना कहीं उसमें हमने देखा 9 साल का जो लो दिखाई पड़ा। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि कोविड का जो प्रभाव वो लगभग अब समाप्त होता दिख रहा है, नॉर्मलसी की तरफ हम जा रहे हैं। फूड इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ वो चिंता लगातार दिख रही है कि फूड इन्फ्लेशन 7.5% रहा है अगर हम वार्षिक स्तर पर देखें तो जो है वित्तीय वर्ष 2022 से अगर हम तुलना कर रहे हैं 22-23 की 23-24 से, तो हम देख रहे हैं कि कैसे जो है 7.5% का फूड इन्फ्लेशन है। यही चिंता की बात है, इसीलिए महंगाई इतना दिख रही है। इंटर स्टेट वेरिएशन की उन्होंने बात की कि राज्यों में अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन रेट 6 से नीचे, वही जो मानक है 6 से नीचे 29 राज्यों में था। राज्य यूटी मिला के जो 36 हैं उसमें से 29 में था। मतलब पूरे देश भारत में तो ऐसा नहीं हुआ कि सब जहाँ 6 राज्यों का अलग से सीपीआई निकलता है। आंध्रा में पता नहीं इस बार क्या हुआ, आंध्रा का सीपीआई बहुत ज़्यादा है, पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं आंध्रा का सीपीआई बहुत ज़्यादा है। तो राज्यों का अपना मिल रहता, तो क्या सभी राज्यों में 6 के नीचे था? नहीं। कितने राज्यों में? 29 राज्यों में। तो आप कह रहे हो ठीक ही स्थिति है बाय एंड लार्ज कि है ना। चूंकि रूरल या अभी आपने देखा कि जो सीपीआई है, ग्रामीण सीपीआई में आवास कैलकुलेट नहीं होता, तो शिफ्ट कहाँ हो जाता है? खाद्य पे। इसलिए ग्रामीण में खाद्य का भारांश शहर की तुलना में ज़्यादा दिखाई पड़ता है। ग्रामीण सीपीआई में खाद्य का भारांश जो है वो कंजम्पशन बास्केट वो ओवरऑल शहर की तुलना में ज़्यादा दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर वही रीज़न है कि जब खाद्य महंगाई बढ़ेगी, ग्रामीण में बास्केट वैसे आप जोड़ते हो, भारत में ज़्यादातर जनसंख्या ग्रामीण है, इसलिए महंगाई इस तरह से दिख रही है। महंगाई के इस तरह से दिखने के पीछे का जो कारण है वो कुछ ऐसे देखा जा सकता है। तो ये मोटा मोटा जो है बात रही है, बात कही गई कि कैसे ये काम कर रहा है और क्या इसके डायमेंशंस हैं। ठीक, इसके अलावा जो है यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जिन राज्यों में खाने में महंगाई बढ़ी, उन्हीं राज्यों में मैं भी देख रहे हैं कि जिन राज्यों में खाने में महंगाई बढ़ी है उन्हीं राज्यों में दिखाई पड़ रहा है कि ओवरऑल इन्फ्लेशन में भी सीपीआई में बढ़ोतरी दिखी है ग्रामीण क्षेत्र में। तो सीधा सीधा संबंध है कि जब खाने में महंगाई है तो ग्रामीण क्षेत्र में भी मुद्रास्फीति ज़्यादा दिखाई पड़ रही। और यहाँ पर उन्होंने एक आध सजेशन दिया है कि क्या क्या करना चाहिए। हालांकि एक सजेशन तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हाँ उसको नहीं करेंगे। तो एक ऐसा लग रहा है कि इस बार चूँकि मानसून ठीक है अभी तक, तो हालांकि असमान वितरण है मानसून का, है ना, पर मानसून बाय एंड लार्ज ठीक है। और ऐसा लग रहा है अगर कोई और बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं होती है वैश्विक स्तर पे तो जो मुद्रास्फीति है वो नियंत्रित हो जाएगी। ऐसा एक अनुमान आरबीआई ने लगाया है कि धीरे धीरे जो ओवरऑल सीपीआई है वो 6.5 तक आ जाएगा अगले साल, और उसके अगले साल 4 तक आ जाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि आरबीआई हर 6 महीने पे बताती है कि अगले 1 साल 1.5 साल का क्या ट्रेंड रहेगा। तो उसी का हवाला लेकर इकोनॉमिक सर्वे ने बात कही है। वर्ल्ड बैंक ने ये प्रोजेक्ट किया है कि 3% की कमी आएगी कमोडिटी प्राइस इंडेक्स में। जो है अगर हम बात करें ओवरऑल फूड फर्टिलाइजर प्राइसेस और जो ऊर्जा की कॉस्ट है वो कम होने की वजह से। ये कहा गया है कि हमें ऑयल प्रोडक्शन को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, जैसे सरसों है, कुसुम है, सनफ्लावर है, इनको हमें बढ़ाना, क्योंकि हमें अपने दलहन और तलहन के लिए जो है तिलहन और दलहन के लिए अलग से रणनीति लानी पड़ेगी, राजकोषीय नीति। इसका इन्होंने हवाला दिया है, इसका जिक्र किया है। और एक चीज़ और कही है कि हमें हाई फ्रीक्वेंसी प्राइस मॉनिटरिंग निकालना चाहिए। हाई फ्रीक्वेंसी डेटा क्या होता है? जो डेटा बहुत तेज़ी से, जैसे मान लीजिए अब मेट्रो है, अब मेट्रो में कितने लोग टिकट खरीद रहे हैं उससे पता चला ना कितने लोग आवागमन कर रहे हैं। जैसे इस बार रक्षाबंधन में फिर से रिकॉर्ड टूटा, हर बार रक्षाबंधन में रिकॉर्ड टूट रहे हैं, देख रहे हैं। तो ज़्यादा राखी बांधी गई, कह सकते हो, ज़्यादा लोग यहाँ से वहाँ आए गए, ज़्यादा राखी बांधी गई। जाहिर सी बात है, जब अब देखिए एक डेटा है, मेट्रो में रिकॉर्ड लोगों ने रक्षाबंधन पे ट्रेवल किया, तो उससे अंदाज़ा लग गया ना ओवरऑल मिठाई की डिमांड भी ज़्यादा रही होगी, कपड़ों की डिमांड भी रही होगी,
है ना, चॉकलेट्स की डिमांड रही होगी, तो इनको हम हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स कहते हैं। अगर इनके बीच में एक पैटर्न दिख रहा हो तो उसका मतलब ये कि ओवरऑल ये क्षेत्र अच्छा काम कर रहा है। तो ये है कि हमें इन्होंने सुझाव दिया है कि ऐसे हम हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स भी निकाल सकते हैं कि फला जहाँ पर तेल की कीमत कितनी जा रही है, दाल कितने में बिक रही है, थाली जो है कितने में बिक रहा है, जो खाने की थाली है वो कितने में बिक रही है। इस तरह के इंडिकेटर्स को अगर जुड़ा, चाय की कीमत क्या है, चीनी कितने में बिक रही है, तो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से हम जान पाएंगे कि मुद्रास्फीति की क्या स्थिति बन रही है। तो यहाँ उसका ही जिक्र है कि हाँ क्या है, और तो पूरा चैप्टर वही बात कर रहा है कि हाँ कैसे जो है, पहले हिस्से में उन्होंने बताया है कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति का उद्देश्य ही होता है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। फिर बताया है इन्फ्लेशन मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं वो। इसके लिए उन्होंने एक तरफ तो पूरी कोशिश की कि हम CRR बढ़ा के रखें, उधर कोशिश की गई रेपो दर बढ़ाने, पीछे यही बात भी हुई थी, तो बात तो वही हो गई। और कैसे जो है पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ी हुई है। उसके एक तो कोविड, और कोविड के बाद से फिर ये सब रशिया यूक्रेन वॉर, और अब इसराइल वाला भी। और इसके अलावा ये दिख रहा है कि हाँ 2023 के मिड से आप कह सकते हो कि अब कई देशों में दिख रहा है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन कम हो रहा है। पूरी दुनिया में अब धीरे धीरे मुद्रास्फीति कम होती दिखाई पड़ रही है। विशेषकर कहाँ कहाँ एनर्जी प्राइसेस कम हो रहे हैं और कोर इन्फ्लेशन में कमी दिखाई पड़ रही है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग लगभग सारे देशों में भी हमने देखा कि लगभग सारे ही देश अब अपने इन्फ्लेशन ब्रैकेट के अंतर्गत आ रहे हैं। सभी बड़े देश में दिखाई पड़ रहा है कि धीरे धीरे वो अपने सिस्टम की तरफ आ रहे हैं, इन्फ्लेशन टारगेट्स में आ रहे हैं। और IMF का डेटा है कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो वैश्विक से कम रहा है। इन्फ्लेशन GDP का नेगेटिव रिलेशनशिप, मैंने अभी आपको बताया कि GDP बढ़ती है तो इन्फ्लेशन में, क्रॉस कंट्रीज इन्फ्लेशन में कमी आ जाती है। उसके कारण क्या क्या होते हैं, एक तो मुद्रा आपकी मजबूत हो जाती है, और दूसरा ये कि आपको आयात कम करना पड़ता है। डोमेस्टिक रिटेल इन्फ्लेशन मैंने बताया है, वही सारी बातें जो मैं अभी आपसे बता रहा था कि कैसे टारगेट रेंज में रखना है। पर फूड इन्फ्लेशन एक बड़ा इशू बना हुआ है। हेडलाइन इन्फ्लेशन में आपको दिख रहा है, देखिए कोर इन्फ्लेशन काफ़ी नज़दीक आ गया, जबकि फूड इन्फ्लेशन आप देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप ये समझिए कि अगर हम इसको कंसीडर ना करें तो कितना आसानी से पूरा जो है आप चीज़ों को प्रबंधित कर सकते हैं। तो ये हेडलाइन है, और ये देखिए कहाँ पहुँच रहा है। तो ये इस बात का जिक्र है कि हाँ वही रिटेल इन्फ्लेशन क्या है, पॉलिसी रेपो रेट कैसे 4, मैंने पता 2020 में 4 था, वहाँ से हम 2.5% बढ़ा चुके हैं, अब तक 6.5 पे हैं। पिछले चैप्टर में बात की थी मैंने आपकी उसकी। हेडलाइन इन्फ्लेशन की क्या स्थिति। कोर इन्फ्लेशन में देखिए मैंने बताया, जैसे कोर गुड्स होता है और कोर सर्विसेज होता है। कोर कंज्यूमर ड्यूरेबल की क्या स्थिति है, नॉन ड्यूरेबल की क्या स्थिति है, और ओवरऑल अगर हम देखें तो कोर इन्फ्लेशन में कमी आई है, वो तो दिख रहा है। लेकिन हाँ फूड इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, तो उसका जिक्र है। फूड इन्फ्लेशन बढ़ा होने के क्या क्या कारण है, एक तो हीट वेव्स हैं, मानसून फेलियर है, अनसीजनल रेनफॉल है, जो है ये क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा स्थिति हो रहा है। और कंज्यूमर फूड एंड प्राइस इंडेक्स कितना बढ़ गया है, ये आपको ध्यान रखना है, 7.5% पर। रीज़न क्या है, एक तो आप देख रहे हो कि कुछ मेजर आइटम्स, प्याज है, टमाटर है, दालें हैं, ये ज़्यादा महंगी हुई हैं। हालांकि गवर्नमेंट की अपनी अपनी कोशिश है, जैसे आप जानते हो कि एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड होता है 500 करोड़ का, उसका इस्तेमाल किया गया है। इस फंड के जरिए राज्यों को हम बिना ब्याज के कर्जा देते हैं ताकि उस खाद्य वस्तु को खरीद के दिया जा सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना है, जो तो बहुत बड़ी स्कीम है, जहाँ पर कुल जनसंख्या का करीब 67%, ग्रामीण जनसंख्या का 75% और शहरी जनसंख्या का 50%, इनको हम 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज निःशुल्क दे रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना खाद्य सुरक्षा अधिनियम के साथ मर्ज कर दी गई है, तो उसका उन्होंने जिक्र किया है कैसे ये चीज़ें हैं। इसके अलावा हम सस्ते दामों में सब्सिडाइज रेट में, आप जानते हो भारत आटा, भारत जो है राइस, भारत दाल, ये आपको दिख जाएगा, बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं, अलग अलग मेट्रो स्टेशन पे भी खुली हैं। राजू चौक मेट्रो स्टेशन पे भी एक है जहाँ पर आप सस्ते दामों में आटा, चावल, दाल, ये सब चीज़ें खरीद सकते हो। तो ये इस बात का जिक्र है। और स्टेट वाइज आपने देखा ही कि क्या पूरी भारत में CPI 6 के नीचे रहा, नहीं, कुछ स्टेट में नहीं, 29 स्टेट्स में था।
रूरल इन्फ्लेशन का वेटेज चूंकि ज़्यादा है फूड आइटम्स में, तो रूरल में हमें ज़्यादा दिखाई पड़ा है, उसी चीज़ का जिक्र है। और फिर कैसे कैसे क्या करना चाहिए इन्होंने, कि आरबीआई ने कहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, कोई वैसा एक्सटर्नल शॉक नहीं है और मानसून जैसा लग रहा है ठीक है, तो हम धीरे धीरे इन्फ्लेशन को, हेडलाइन इन्फ्लेशन को अगले साल 4.5 पर और उसके बाद 4.1 पर ले आएंगे। और कमोडिटी प्राइस इंडेक्स में ये कहा गया कि ओवरऑल जो है वो बढ़ो, जो मैंने पीछे बताया कि कमोडिटी प्राइस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक का जो है ये कह रहा है कि धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ रही है, ट्रेड ग्रोथ बढ़ा है। क्या क्या करना चाहिए इन्होंने बताया है, ऑयल सीड बढ़ाइए, आपको अपने यहाँ ज़्यादा ऑयल सीड सरसों वरसों ज़्यादा उगवाइए, और इसके अलावा पल्स प्रोडक्शन बढ़ाइए। तो दलहन और तिलहन दोनों को हमें बेहतर करना होगा। स्टोरेज फैसिलिटी हमें और बेहतर करनी होगी, विशेषकर सब्जियों के लिए, क्योंकि सब्जियों का स्टोरेज लॉस बहुत है इंडिया में अभी भी। सब्जियों का, फलों का स्टोरेज लॉस बहुत है और आवागमन में बहुत नुकसान होता है, उसका हमें और बेहतर करना होगा। प्राइस मॉनिटरिंग पे ध्यान देना होगा। इसके लिए चाहें तो आप हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स ला सकते हो। बजट में ऐसा कुछ बहुत विशेष नहीं था, पर हाँ कोर इन्फ्लेशन को का डेटा उन्होंने दिया था कि 3.1 है, और वैसे इन्फ्लेशन 4 के टारगेट वाली तरफ जा रहा है। पल्सेस के लिए कहा गया था कि हम अलग से जो है आत्मनिर्भर भारत में जो है मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सस्मे, सोयाबीन, सनफ्लावर, इनके लिए अलग से काम करा जाएगा। वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, आप जानते हो कि क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है कि यहाँ ग्रुप में आप उनसे उत्पादन करवाएं, उस तरफ आगे बढ़ने की बात हो रही। अर्बन हाउसिंग का इन्होंने जिक्र किया था कि कैसे जो है, क्योंकि वो भी डायमेंशन होता है। तो आप जानते हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 है, जिसमें 1 करोड़ अर्बन पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज़ को 10 लाख रुपए तक का जो है, अगर हम देखें तो हम उन जो है इन्वेस्टमेंट प्रोत्साहित दे रहे हैं, ताकि हम आवासीय व्यवस्था को और बेहतर कर सकें। बाकी टर्मिनोलॉजीज दी हुई थी, टर्मिनोलॉजी आप समझ रहे हो, हेडलाइन क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। एक्कोमोडेटिव स्टैंस का मतलब होता है जब जो मौद्रिक नीति है वो ये कोशिश करे कि हम पैसे को विस्तार करेंगे, तो उसको एकोमोडेटिव स्टैंस कहा जाता है। हमने 2020 में किया था, और इसलिए पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं महंगाई बढ़ी थी, तो तब से हम चीज़ों को ठीक करने में लगे हुए हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज इन्फ्लेशन मैनेजमेंट। एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं फटाफट। इंडिया का इन्फ्लेशन रेट वाज हायर देन द ग्लोबल एवरेज, सही है गलत है? गलत है, तो उससे कम था। देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन क्रॉस कंट्री इन्फ्लेशन एंड पर कैपिटा जीडीपी, ये भी गलत है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। With reference to core inflation in India, which of the following statement is correct? Core services inflation reached 9-year high, 9-year low पे आ गया है core services का। Core goods inflation declined to a 4-year low, ये सही है। Services core goods inflation जो है वो कम हुआ है, services inflation भी कम हुआ है। Core inflation is measured by including food and energy, नहीं, इसको हटा के निकालते हैं, तो ये भी गलत है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। नहीं, एक मिनट, इसमें से कौन सा सही है? तो तीसरा तो बिल्कुल ही सही, इसमें तो कहीं डाउट ही नहीं है, सी सही है ना। कोर इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय कोर गुड्स इन्फ्लेशन डिक्लाइन टू 4-year लो। अच्छा, 4 साल वाली बात कर रहे हैं, ठीक ठीक। तो वो जो है उसमें फ्लक्चुएशन है, तो ए गलत है, बी गलत है, सी सही है। कोर इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय इंक्लूडिंग फूड एनर्जी आइटम्स एंड सीपीआई, ये तो उल्टा होगा ना, हेडलाइन में से निकालते हैं फूड एंड फ्यूल को, तब कोर इन्फ्लेशन आता है। कुल को मिला के बोलते हैं हेडलाइन, हेडलाइन में से खाद्य और फ्यूल को निकाल दिया तो जो शेष बचा उसको बोलते हैं कोर, और उन्होंने उल्टा लिखा हुआ, कोर इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय इंक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी आइटम्स, नहीं, वो तो एक्सक्लूडिंग फूड एनर्जी आइटम्स होता है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल इन्फ्लेशन डिक्रीज प्रोग्रेसिवली बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2023, नहीं है ना। ये 4 ईयर लिख दिया लगातार, इस वजह से गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि फ्लक्चुएशन है उसमें। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है, ये तो बिल्कुल अपोजिट है। सी इसका आंसर, इसमें तो वैसे भी सोचना नहीं, सी ही आंसर है, क्योंकि इन चारों में से ये तो बिल्कुल रूल है, तो चलो एक बार को आप फिर भी याद रहे नहीं रहे वाली बात। In the context of food inflation in India, consider the following statement. Food inflation based on CPI decreased from financial year 22 to 24. ये सही है? Food inflation घटा है, बढ़ा है?
बढ़ा है, कितना हो गया 7.5, और ये तो कह रहे हैं घटा है, तो स्टेटमेंट गलत है। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस भारत आटा, भारत राइस एंड भारत दाल एट सब्सिडाइज प्राइस टू कंटेन फूड इन्फ्लेशन, ये सही है स्टेटमेंट। राज्यों के बीच में अगर हम बात करें फूड रिटेल इन्फ्लेशन या सीपीआई को रिटेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं, सीपीआई को लेकर, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? इन्फ्लेशन रेट 6% से कम था सभी में? नहीं, 29 में था। तो ये तो पहले ही मिल गया, 4 में से ढूंढना था कौन सा सही है। जरा बाकी देख लेते हैं। अर्बन कंजम्पशन बास्केट हैज ए हायर वेटेज ऑफ द फूड आइटम, नहीं, रूरल में ज़्यादा वेटेज है फूड आइटम का, अर्बन में कम है। स्टेट विद हायर ओवरऑल इन्फ्लेशन टेंड्स टू एग्जिबिट ए वाइडर रूरल टू अर्बन इन्फ्लेशन गैप। अब इसमें बात ही खत्म नहीं कर, जब स्टेटमेंट कौन सा सही है, तो द इन्फ्लेशन रेट वाज लेस देन 6% इन ऑल स्टेट, ये गलत है। अर्बन कंजम्पशन बास्केट हैज ए हायर वेटेज ऑफ फूड आइटम कंपेयर टू रूरल, ये भी गलत है। इंटरस्टेट वेरिएशन इज हायर इन अर्बन इन्फ्लेशन देन द रूरल, ये भी गलत है। स्टेट्स विद हायर ओवरऑल इन्फ्लेशन, जिस राज्य का ओवरऑल इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे आप देखोगे कि शहर और ग्रामीण का गैप भी बढ़ जाता है, क्योंकि ग्रामीण इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये स्टेटमेंट आपका सी सही है। बात क्लियर हो रही? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट ही है, तो ये तो सही है। सिंस May 2022 द पॉलिसी रिपोर्ट हैज बीन डिक्रीज्ड बाय 250 बेसिस पॉइंट, नहीं, इंक्रीज्ड बाय। बाकी यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि इन्फ्लेशन को लेके क्या क्या इश्यू है, आरबीआई कैसे करता है, और अगर सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए पल्सेस ऑल सीट्स में तो क्या करना होएगा। तो ये मोटी मोटी बात थी कि हाँ क्या है इन 2 चैप्टर्स के बारे में। तो एक बार मैं आई होप मैं फिर कहूँगा कि जो पहला चैप्टर था और जो मॉनेटरी पॉलिसी का चैप्टर है वो आपको स्पष्ट हो गया, आपको इन्फ्लेशन समझ में आ गया। बाकी चैप्टर हो चुके हैं, अभी 3 चैप्टर और बचे हुए हैं, छोटे छोटे हैं वो। एक है एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ, एक है कृषि से जुड़ा हुआ, और एक है सेवाओं से जुड़ा हुआ। इन तीनों को हम कल करेंगे, थोड़ा थोड़ा समय लेकर कोशिश करा जाएगा इन पे बारे में बात की जाए। तो कृषि, सेवा और कौशल से जुड़े हुए जो चैप्टर हैं उनके बारे में कल चर्चा होगी। आज इतना ही। एक बार मैं फिर से निवेदन करूंगा कि आपने जहां भी पढ़ा है, जो भी है, आप उसको एक बार दोहरा लीजिए, और उसके बाद कोशिश करिए कि आप इसको दोबारा स्टेटमेंट को कम से कम जो बॉक्स में लिखा हुआ था उसको पढ़िए, और बताइए कि आपको एक बात समझ में आ रही कि नहीं, स्पष्ट हो रही कि नहीं। थैंक यू।